हेलो। हेलो। जी ज़ुहैब, आपको आ रही है मेरी आवाज़? ज़ुहैब, आप मुझे सुन सकते हो? जी ज़ुहैब, आप मुझे क्या सुन सकते हैं? ज़ुहैब, ज़ुहैब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे बताओ, आपको अगर आवाज़ आ रही है। और दूसरा, क्या आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? स्क्रीन पे मैंने लिखा आ रहा है, आज का जो लेक्चर है उसके बारे में डिटेल्स आ रही हैं, उसका रन डाउन आ रहा है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ज़ुहैब? ज़ुहैब, 5 मिनट में हम शुरू करते हैं इसको, लेक्चर को। इसका रन डाउन सामने आ रहा है लिखा हुआ, लेक्चर ऑन स्पेशल मजिस्ट्रेसी। इसका पहला लेक्चर हुआ था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन का बताया था। ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम प्रोसीजर का इसका बताएंगे कि क्या प्रोसीजर है समरी ट्रायल का और क्या प्रोसीजर है रेगुलर ट्रायल का। और इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं जो इन समरी ट्रायल या रेगुलर ट्रायल से रिलेटेड है। मैं पंखा थोड़ा सा कम कर देता हूँ, पंखा मैं कम कर देता हूँ ताकि सबको आवाज़ ठीक आए। अच्छा जी, ये आपके सामने रन डाउन आ रहा है टोटल इसका, कि समरी ट्रायल और रेगुलर ट्रायल क्या होती है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, हमने जो है पीएस एकेडमी में सबने पढ़ा तो हुआ है कि सीआरपीसी की हमने जो है वो उसके लेक्चर लिए। हमें जनरल एक नो है कि सीआरपीसी क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर क्या चीज़ है। ये प्रोसीजर लॉ को डिफाइन करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ को, कि क्रिमिनल ट्रायल आपने किस तरह करनी है। ठीक है ना। तो उसके अंदर दो तरह की क्रिमिनल ट्रायल्स होती है, एक है समरी ट्रायल और एक है रेगुलर ट्रायल। आज हम दोनों ही ट्रायल्स देखेंगे, समरी ट्रायल और रेगुलर ट्रायल। जी माजिद, आपको आवाज आ रही है मेरी? माजिद, जी आप जी मुझे, सर। अच्छा, शुरू करते में हम एक आहिस्ता सा लोग ज्वाइन करने लग जाएंगे हमें। अच्छा, आपने मुझे बताते रहना है जहाँ पे आपको आवाज आ रही हो। अगर आवाज ना आए या कुछ चीज पूछनी हो तो आपने मुझे बताना है बीच में, ठीक है? तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है माजिद? माजिद के अलावा हमारे पास आ गए हैं सागर कुमार साहब। सागर, आपको आ रही है मेरी आवाज? सागर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिलाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सागर, माजिद को तो मेरी आवाज आ रही है, सागर आपको आ रही है? सागर, आपको आ रही है मेरी हेलो। आवाज? जी जी सागर, जी आप? जी 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 सर। अच्छा चलो ठीक है। जी सर। चलो ठीक है सागर, माजिद और बिलाल, हम 4-5 पार्टिसिपेंट्स हो गए। हम अब स्टार्ट करते हैं।
लेक्चर ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और बाकी भी जो आपके दूसरे कोलीग्स हैं हमारे जो इस वक्त नहीं आ सक रहे उनके साथ भी हम ये शेयर करेंगे। ठीक है, ये इंटरेक्टिव लेक्चर होता है मेरा, ये सेकंड लेक्चर। आप में से किसी ने पहला लेक्चर मेरा लिया हो तो उसको अंदाजा होगा कि आपने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछने हैं, क्योंकि मैं तो अपनी पेस पे पढ़ाता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी पेस थोड़ी हो, ज्यादा मैं पेस पे ना आपको बताऊँ, थोड़ी पेस बताऊँ, लेकिन आप लोगों ने पेस मेरी कंट्रोल करनी है। जहाँ पे आपको नहीं समझ आएगा आपने मुझे रोक के पूछना है कि जी ये क्या मसला है या ये क्या चीज़ है। ठीक है, और हमारे कोलीग्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए हम आहिस्ता से शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा आप लोग किस कॉमन के हैं? ये रिसेंट कॉमन होगा आपको, 46 या 47 आजकल चल रहा है शायद। क्यों सागर, माजिद? Sir, जी जी। I'm from 47. अच्छा 47 से हैं आप? मैं सिंध से हैं सागर, सिंध से हैं आप, है ना? जी सर। अच्छा अभी आप पीएस एकेडमी में जी होंगे? सर। पीएस एकेडमी में होंगे? अभी सर हमारी हाँ जी। ऑनलाइन एसटीपी चल रही है जूम पे। अच्छा ऑनलाइन एसटीपी चल रही है, ठीक है ठीक है, गुड यार। फिर तो आपको आदत होगी इसकी जूम की ना। अच्छा, अच्छा ये है उसका सर रन। 3 महीने हो गए हैं इस पे। अच्छा गुड यार, बस कोरोना की वजह से यार ऐसा चल रहा है। अब हम थोड़ी सी 3-4 मिनट और लेंगे, जनरल बातें करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि और भी लोग हमें ज्वाइन कर लें काफी ना। ठीक है, तो हम एक जनरल सी बातें करेंगे। ये यार रन डाउन लिखा आ रहा है आपके सामने, लिखा आ रहा होगा लेक्चर्स ऑन स्पेशल मजिस्ट्रेसी, आ रहा है ना आपको नजर? जी यस जी यस बिल्कुल। आ रहा है। कैसे हो आप, ठीक हो? सोएब क्या कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? फिर अच्छे आप लग रहे हो, कैसे पठान हैं? लग रहे हो पूरे यार, तुम केपीके वाले बन गए हो फुल टाइम। ठीक है, इधर बट तो लग नहीं रहे तुम, पठान खान साहब लग रहे हो। ठीक है, वेरी गुड यार, अच्छे लग रहे हो। अच्छा, लेक्चर्स ऑन थैंक यू स्पेशल सर। मैजिस्ट्रेसी, इसका ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इस सबको मैं बताता चलूँ कि सोएब भाई ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि यार इसको करना है, वरना मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। लेकिन बड़ा अच्छा है कि चलो थोड़ा बहुत जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा तजर्बा है, मैं आप लोगों से शेयर करूँ। अच्छा, ये आज हम बात करेंगे प्रोसीजर के ऊपर कि क्रिमिनल ट्रायल के क्या प्रोसीजर क्या होता है। देखो क्रिमिनल ट्रायल, हमने पहले लेक्चर में ये थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं उसका। उसमें हमने ये कहा था कि जी हमें इस वक्त स्पेशल मजिस्ट्रेसी के अंदर हमें कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर हमें पावर मिली है कि हम उसके ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, ये वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिखे आ रहे हैं। हमें फॉरेस्ट के अंदर जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉज हैं, अप टू 3 years इनकी इम्प्रिजनमेंट है, या माइंस या मिनरल्स से रिलेटेड जो लॉज हैं ये आपके सामने खुले होंगे, नजर आ रहे होंगे। फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड है, फूड सेफ्टी, प्राइस कंट्रोल, एनक्रोचमेंट, कैनाल एंड ड्रेनेज, डेंजरस ड्राइविंग एंड वायलेशन रूट परमिट, सेफ्टी एंड डिजाइन ऑफ बिल्डिंग। और ये 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं उनके ट्रायल के इख्तियार हमें मिले हैं। ठीक है, ये पंजाब के हैं। ठीक है, केपी के भी ऑलमोस्ट इसी तरह का सिस्टम है, सो ये वहाँ पे करते रहे हैं, काम इनको अंदाजा है। सोएब और मैंने जो मैजिस्ट्रेसी देखी है वो तो प्री 2001 की थी। मैजिस्ट्रेसी तो फुल टाइम मैजिस्ट्रेसी, अप टू 3 years जितने भी लोकल एंड स्पेशल लॉज थे, और 4 चैप्टर थे, 8, 10, 13, 14 पीपीसी के। लेकिन यहाँ पे जो पंजाब वालों को मिली है वो चंद सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर जितने भी लोकल एंड स्पेशल लॉज फॉल करते हैं उनसे रिलेटेड मैजिस्ट्रेसी के इख्तियार मिले हैं। अच्छा, हुआ अब क्या है, आप सबको अगर मेरी आवाज आ रही हो, इन्होंने जो अमेंडमेंट की थी ना पंजाब गवर्नमेंट ने, उन्होंने गलत की थी अमेंडमेंट। उनसे गलती क्या हुई, ये एक समझ लें कि एक क्लरिकल मिस्टेक हो गई होगी। 41A में उन्होंने तरमीम करनी, 41A सबसेक्शन 1 के अंदर तरमीम करनी थी, उन्हें सबसेक्शन 2 के अंदर तरमीम कर दी, जो कि वैसे ही गलत था। अब मेरे ख्याल में दोबारा ये ड्राफ्ट लेजिस्लेशन पेश करेंगे, ड्राफ्ट बिल पेश करेंगे, और उसको दोबारा लेजिस्लेट करेगी असेंबली, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो गया था, वो वैसे ही ये इलीगल था। दूसरा, मेरे ख्याल में अभी जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर आप में से कोई पंजाब में सर्व कर रहा है उसको ज़्यादा होगी, कि उसमें मेरे ख्याल में होम डिपार्टमेंट जो है ना वो उसने टेकअप किया हुआ है ये हाई कोर्ट के साथ, चीफ जस्टिस साहब के साथ। तो मैं हम उनको कॉन्फिडेंस में लेके वो इसकी कोई नई अमेंडमेंट लेके आएंगे, ताकि ये दोबारा से मसला ना क्रॉप अप हो। तो ये हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स आगे, फॉरेस्ट, माइन एंड मिनरल्स, फूड इलेक्ट्रेशन, फूड सेफ्टी, प्राइस कंट्रोल, एनक्रोचमेंट, कैनाल एंड ड्रेनेज, डेंजरस ड्राइविंग, सेफ्टी एंड डिजाइन ऑफ बिल्डिंग। ये आपको मिल जाएंगे सारे, इसमें आपने घबराना नहीं है, ये आपको सारे, मैं इसके बाद नोट्स भी दे दूंगा। तो ये वो लोकल स्पेशल लॉज है जिनमें हम ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आज आप बाकी, क्योंकि सुहेब को तो माशाल्लाह सारी चीजें पता है, बाकी जो हमारे भाई हैं ना वो थोड़ा सा मुझे अगर बताते रहेंगे ना कि उनको समझ आ रही है, क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, तो मुझे अंदाजा होगा कि उनको पता चल रहा है। माजिद, सागर, आप जो है ना मेरे से थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे आप दोनों ज्यादा। ठीक है, या अगर आपकी पिक्चर आ जाएगी ना तो मैं आपको, मुझे ज्यादा अंदाजा होता रहेगा कि आपको समझ आ रही है। दूसरा, आप लोग जूनियर हो, इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा यस इंटरेक्टिव सर। हो गए तो आपको, मुझे अंदाजा होगा कि आपको चीजें पता चल रही हैं। ठीक है, माजिद और सागर, तो जी बाकी भी जी। हमारे यस सर। ज्वाइन कर रहे हैं, राना, मूसा, ताहिर साहब ने ज्वाइन किया हमें। अच्छा,
ये देखो यार, अभी यहाँ तक तो आपको समझ आ गई क्यों जी? सागर, माजिद, राणा साहब, यहाँ तक तो समझ आ जी गई है सर। ना, एक जनरल इंट्रोडक्शन दी है। अच्छा, ये आपके सामने खुला हुआ है आज का लेक्चर। आज हम प्रोसीजरल लॉ पे बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है, समरी ट्रायल का या रेगुलर ट्रायल का क्या प्रोसीजर होता है। होता ये है कि हमारे ऑफिसर माशाल्लाह सीएसएस करके आते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस पे पीएस पे आते हैं, उनको वैसे तो जनरल नो हाउ सारी होती है। फिर एकेडमी में मेरे हमदे साहब पढ़ाते हैं, हमें सारा पता चल जाता है कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड क्या है, सीआरपीसी क्या है, या सब्सटेंटिव लॉ क्या है पीपीसी वाला, या प्रोसीजर लॉ सीआरपीसी वाला क्या है। लेकिन हमें प्रैक्टिकली ये नहीं पता चलता कि फील्ड पे जाके हमने क्या करना है। अब मुझे इधर उधर से बातें पता चलती है कि हमारे कुछ एसी सामान जाते हैं फील्ड में, को 5-6 पुलिस वालों को साथ ले गए और जाके बंदे को गिरफ्तार कर लिया, ऐसे कह के यार इतना जुर्माना भर दो। कोई इसको जजमेंट की कॉपी नहीं दी, उसकी कोई प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की, यानी कि कोई प्रोसीजर लॉ प्रॉपर फॉलो नहीं किया जो सीआरपीसी में रिटर्न है। अब मसला ये होता है कि हमारे लड़कों को आता तो सब कुछ होता है, लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं है, उनको पता नहीं है कि प्रोसीजर क्या है और प्रोसीजर को किस तरह फॉलो करना है। इससे मसला ये होता है कि अगर आपको प्रोसीजर का नहीं पता होगा तो कल को जब ये अपील में आपकी, फर्ज करो कि आप किसी बंदे को जुर्माना कराते हैं, लाख रुपए जुर्माना किया, 50,000 40,000 कुछ भी करके, या किसी को आपने बंद कर दिया जेल के अंदर। अब आपने किस लॉ के अंदर बंद किया है, किस प्रोविजन ऑफ लॉ में बंद किया आपने, क्या उसे आपने जजमेंट दी है, क्या आपने प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस जो है रिकॉर्ड की है, क्या आपने एक्यूज्ड को मौका दिया है कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके, विटनेस को कर सके या कंप्लेनेंट को कर सके। ठीक है, क्या आपने लवाजमात पूरे किए हैं सीआरपीसी के या नहीं पूरे की, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, हमारे ऑफिसर इसको पूरा नहीं करते, और जब वो चीज सेशन कोर्ट में, सेशन जज साहब के पास, एडिशनल सेशन जज साहब के पास जाती है अपील में, तो फौरी वो उड़ा देते हैं। इससे वो एक बैड टेस्ट भी क्रिएट होता है, और फिर हाई कोर्ट ये समझती है, वकला समान ये समझते हैं कि जी इनको तो काम नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह अगर हमने इस सिस्टम को चलाना है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है फील्ड के अंदर, मैंने भी फील्ड में काम किया है, सुहेब ने भी किया है, तो हम लोगों को अंदाजा है कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको जो है ना फील्ड में प्रॉपर लेके चलें, इस चीज को समझे क्या चीज है। क्यों माजिद, सागर, राना, मूसा, आपको पता चल रहा है ना इसका? यहाँ तक समझ आ गई सारी? यस सर। हाँ जी, ये इसका मेरा मकसद ये है कि आपको पता चले कि फील्ड में आपने जाके क्या करना। अच्छा, सबसे पहले आते हैं समरी ट्रायल पे। ठीक है, पहली हम चीजें सर समरी। एक जनरल क्वेश्चन। जी जी, बताएं बताएं। जी जी। सर मोस्ट ऑफ टाइम जैसे माइंस और मिनरल्स का इशू है, जो फील्ड्स होती हैं वो हमारी, उन जो ऑयल एंड गैस कंपनीज होती हैं उनकी फील्ड्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं। ठीक है। अगर हम वायलेशन वगैरह देख रहे हैं तो हम जो फील्ड का स्टाफ है उनके अगर अगेंस्ट एक्शन लेंगे, या जो उनकी हेड ऑफिस वगैरह जो इस्लामाबाद वगैरह मौजूद है उनसे कॉन्टेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर उसने प्राइवेट कैपेसिटी में की है ना फील्ड के किसी आदमी ने, फर्ज करो कि कोई कोई मैनेजर है, कोई है, तो आपने उसको प्राइवेट कैपेसिटी में समन करना है या वारंट करना है। अगर उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है तो आपने उसका इस्लामाबाद में या कराची में या लाहौर में या जिधर भी उसका हेड ऑफिस है, तो उसके मैनेजर को आपने लेटर लिखना है। दो डिफरेंट सिचुएशन है। अगर प्राइवेट कैपेसिटी में किया है तो उस बंदे को आपने समन या वारंट करना है, उसके खिलाफ एक्शन लेना है। अगर कंपनी ने अपनी जो है ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ किया, या किसी आदमी ने कंपनी के कहने में कुछ किया ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो आपने उसके मैनेजर को या हेड ऑफिस लिखना है लेटर। इसी सीआरपीसी में लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये दो डिफरेंट है चीजें, ये आपने देखना है। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर। तो अभी हम इसकी बात करते हैं समरी ट्रायल की। समरी ट्रायल बड़ी सादा ट्रायल होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा। अच्छा, एक हमारे जो ऑफिसर जाते हैं, जैसे प्राइस कंट्रोल पे गए, वो जाते ही जो है वो अगले बंदे को उन्होंने कहा कि जी आपको 5,000 जुर्माना है, 10,000 जुर्माना है। ठीक है, वो पर्ची लिख के दे दी उसे कि जी 3/7 रेड विद 11 ऑफ प्राइस कंट्रोल प्रॉफिटिंग होर्डिंग एक्ट 1977, उसमें 5,000 जुर्माना करके साइन करके आगे वो। अच्छा, वो जो पर्ची देना और जो उससे जुर्माना लेना, वो समरी ट्रायल कहलाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल प्रॉफिटिंग एंड होर्डिंग एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इसको समरी ट्रायल हो सकता है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, ये लोकल एंड स्पेशल लॉ के अंदर समरी ट्रायल हो सकता है। आपको जो पावर्स मिली है ना स्पेशल मजिस्ट्रेसी की, वो लोकल एंड स्पेशल लॉज में मिली है, पीपीसी के अंदर नहीं मिली आपको पावर्स। ठीक है, ये चीज आपने समझनी है। अब समरी ट्रायल का मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, समरी ट्रायल होता क्या है। देखो, किसी दुकानदार के पास जाना, सब्जी वाले, गोश्त वाले के पास, उसको जाके सिर्फ रसीद दे देना, साइन कर देने, वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है। हमारे अफसर अगर ये कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आप फॉरेस्ट एक्ट जो आपको मिले हैं, माइंस एंड मिनरल्स के एक्ट्स जो आपको मिले हैं, लोकल एंड स्पेशल लॉज, या आपको जो मिले हैं फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड लोकल एंड स्पेशल लॉ जो आपको मिला है, या आपको जो है अपना म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड कोई लोकल स्पेशल लॉ में, अगर उधर भी जाके उसके अंदर भी आप लोगों को इससे जेल या जुर्माना करेंगे एक रसीद थमा के, तो वो इलीगल होगा, क्योंकि आप उसमें प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस नहीं रिकॉर्ड कर रहे।
ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया आपको? अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि समरी ट्रायल आपने करना किस तरह है, प्रॉपर समरी ट्रायल क्या होता है, क्योंकि अगर आगे अपील में जाए कोई बंदा आपके खिलाफ, आपके ऑर्डर के खिलाफ, तो आपका ऑर्डर स्ट्राइक डाउन ना हो। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आइए आपको? सागर, यस सर। माजिद, जी सर। अच्छा यस चलो। सर। हाँ, परेशान नहीं होना, ये बड़ा इसी चीज है, ठीक है। अच्छा, आपने समरी ट्रायल एक परफॉर्मा मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या कि फर्ज करो कि मैं आपको बड़ी सादा एग्जांपल देता हूँ प्राइस कंट्रोल प्रॉफिट एंड होर्डिंग एक्ट की, ठीक है। आप जाते हो बाजार में, ठीक है, आपके साथ फर्ज करो होता है, आपके क्लर्क होता है, ठीक है, उसके साथ आपका साथ जो होता है एक पुलिस वाला भी होता है, ठीक है। एक क्लर्क होता है और आपके साथ एक पुलिस वाला होता है। आपने क्या करना है, फर्ज करो जाते हो तो आपने ये समरी ट्रायल परफॉर्मा लेके जाना है साथ, ठीक है। क्या लेके जाना है, जो आज मैं परफॉर्मा आपको दे रहा हूँ, समरी ट्रायल परफॉर्मा लेके जाना है, ठीक है। समरी ट्रायल परफॉर्मा आपने राइट करना है, उस पर आपने जजमेंट राइट करनी है समरी ट्रायल परफॉर्मा पे। बेसिकली आप जूनियर, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ समरी ट्रायल होती क्या है, आप लोगों को थोड़ा पहले समझा दें तो बेहतर है, ठीक है। ये देखो, हम सेक्शन 260 260 टू 265 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद समरी ट्रायल, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा, ये समरी ट्रायल का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22, ठीक है। सेक्शन 262 265 ऑफ सीआरपीसी। अब हम एक सरसरी नजर इस पे गुजार लेते हैं, क्योंकि आप लोग जूनियर्स हो, आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा तो अंदाजा होगा। समरी ट्रायल है, पावर टू ट्राई समरीली। समरी ट्रायल कौन कर सकता है, कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है, जिस जो प्रॉपरली ऑफिशियली वो एम्पावर हो समरी ट्रायल करने के लिए, यानी कि जिससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हो समरी ट्रायल करने के लिए, वो समरी ट्रायल कर सकता है, ठीक है। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। और बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स, चाहे वो सेकंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, अगर उन्होंने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर दी है, और स्पेशली अपना उन्होंने इसके जो है एक नोटिफिकेशन निकाला है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कि ये समरी ट्रायल कर सकते हैं, तो फिर वो समरी ट्रायल करेंगे। अच्छा, समरी ट्रायल किन ऑफेंसेस के अंदर हो सकता है? पीपीसी के वो ऑफेंसेस जिनकी मैक्सिमम सजा 6 महीने है, ठीक है। पीपीसी के वो ऑफेंसेस जिनकी मैक्सिमम सजा 6 महीने है, या लोकल एंड स्पेशल लॉ वो जिसमें लिखा हो कि लोकल एंड स्पेशल लॉ में समरी ट्रायल हो सकता है, ठीक है। जैसे प्राइस कंट्रोल प्रॉफिट एंड होर्डिंग एक्ट है, आपका फॉरेस्ट एक्ट्स में लिखा हुआ है, इसके अलावा आपका जो है ना फूड लिटरेशन वाले कुछ जगहों पे है ये, आपके म्यूनिसिपल लॉज के अंदर समरी ट्रायल हो सकता है कुछ जगहों पे, कुछ उसके शेड्यूल्स में नहीं हो सकता, कुछ में हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर लिखा हुआ है लोकल स्पेशल लॉ के अंदर कि आप इसको समरी ट्रायल के मेथड से आप इसका ट्रायल कर सकते हो, तो फिर आपने समरी ट्रायल करना है, वरना नहीं करना, ठीक है। समरी ट्रायल क्या होता है? क्विक ट्रायल होता है, समरीली आप किसी को ट्रायल करते हैं, समरीली जजमेंट पास कर देते हैं, सिंपल होता है काफी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, यहाँ तक आ गई ना? फिर तो समझ। सर मोस्ट ऑफ द टाइम, जी जी सर मोस्ट ऑफ टाइम हम देखते हैं कि जो तहसीलदार आते हैं, तहसीलदार जी होते हैं, वो ही प्राइस चेकिंग के लिए आते हैं। जी जी। तो वो क्या भी इम्पावर्ड होते हैं फर्स्ट क्लास ऑफिसर की पावर से? अगर तहसीलदार का नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स की पावर है अंडर सेक्शन 14A ऑफ सीआरपीसी, तो बिल्कुल वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, जो कि मेरे ख्याल में है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, तहसीलदार को दी हुई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर। दिन में मोस्टली तहसीलदार आते हैं। लेकिन जो नया नोटिफिकेशन निकला था ना, मुझे उसमें याद है कि उस नोटिफिकेशन में उन्होंने एसीज को, एडीसीज को, डीसीज को दी हुई थी 14A की पावर, जो नया नोटिफिकेशन निकला था उसमें तहसीलदारों को नहीं दी हुई थी। तो प्राइस कंट्रोल की हद तक तहसीलदारों को दी हुई है, ओके पर प्राइस कंट्रोल के अलावा तहसीलदारों को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर नहीं दी हुई। लेकिन जीबी के अंदर और जो है अपना केपी के अंदर भी है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की है पावर में, हमें इसको तहसीलदारों के पास भी, जीबी में तो है एटलीस्ट, मैं इस पर तो श्योर हूँ जीबी, क्योंकि मैं उधर डीसी रहा हूँ 2 जिलों का, मुझे पता है कि वहां पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर है जीपी के अंदर, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट के पास, किसी भी बंदे के पास मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर और स्पेशली एम्पावर्ड है वो समरी ट्रायल करने के लिए, तो फिर वो समरी ट्रायल कर सकता है, ठीक है। आपके सामने सीआरपीसी खुली होगी, नजर आ रहा होगा आपको। अच्छा, 6 पीपीसी का वो ऑफेंस जिसकी मैक्सिमम सजा 6 महीने है, और लोकल एंड स्पेशल लॉ वो जिसमें लिखा हो कि इस लोकल एंड स्पेशल लॉ में मैक्सिमम सजा जो है वो इस लोकल एंड स्पेशल लॉ में समरी ट्रायल के जरिए सजा दी जा सकती है, तो फिर समरी ट्रायल के जरिए सजा देनी है, ठीक है। इसके अलावा किन किन चीजों में समरी ट्रायल के जरिए सजा दी सकती है? ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 6 months, ठीक है। ऐसे ऑफेंस जिनमें 6 महीने से ज्यादा कैद नहीं है, ठीक है, उनमें समरी ट्रायल के जरिए सजा दी जा सकती है। अच्छा, वेट्स एंड मेयर्स से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, सेक्शन 264 265 266, हर्ट हो गया,
इसके अलावा थेफ्ट हो गया, जिसमें 10,000 से ऊपर की अगर चोरी नहीं की किसी ने तो समरी ट्रायल के जरिए सजा दी जा सकती है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, रिसीविंग और स्टोलन प्रॉपर्टी, ये वो पीपीसी के ऑफेंस है जो आपसे रिलेटेड नहीं है। बेसिकली आप इनमें ट्रायल नहीं कर सकते क्योंकि आपको जो 14(a) के अंदर पावर दी गई है ना, पंजाब में दी गई है या केपीके में दी गई है, वो दी गई है आपके लोकल एंड स्पेशल लॉज की हद तक। ये पीपीसी की वो शरायत है, पीपीसी के वो सेक्शंस हैं जिनके अंदर आप जो है लोगों को समरी ट्रायल के जरिए सजा दे सकते हैं। अच्छा, समरी ट्रायल में भी और रेगुलर ट्रायल में क्या मेजर फर्क होता है कि समरी ट्रायल में अपने प्रॉपर चार्ज नहीं फ्रेम करना, समरी ट्रायल में चार्ज फ्रेम नहीं करना होता आपने, जबकि रेगुलर ट्रायल में हमने चार्ज फ्रेम करना होता है। रेगुलर ट्रायल में चार्ज फ्रेम करना होता है आपने 7 दिन के बाद चार्ज फ्रेम करना होता है, क्योंकि जो भी बंदा आपके पास आएगा आप उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स दोगे, सेक्शन 161 164 की कॉपीज दोगे, 7 दिन के लिए आपको जिससे जुडिशियल करोगे, या अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल पे छोड़ोगे, नॉन बेलेबल है तो जुडिशियल होगा, बेल वो फिर भी करा सकता है अगर 10 साल से कम उसकी सजा हो। लेकिन 7 दिन बाद आपने चार्ज फ्रेम करना है रेगुलर ट्रायल में, जबकि समरी ट्रायल में ऐसी कोई शर्त नहीं है। जब भी कोई बंदा आता है आपके पास आप उसका डायरेक्टली समरी ट्रायल कर सकते हो, या आप जिस किसी बंदे के पास जाते हो तो उसका समरी ट्रायल आप कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो समरी ट्रायल के अंदर चार्ज फ्रेम नहीं करना होता, यही रेगुलर ट्रायल और समरी ट्रायल का मेजर फर्क है, ठीक है। अच्छा, दूसरी मेरे से हमेशा पूछते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मैं दोबारा इसमें बता देता हूँ, आप लोग नए हो, बच्चे के पास पिछले लेक्चर में और लोग थे। सेक्शन 190 बहुत अहम है। अब मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कि जी हमारे पास हमें किस तरह पता चले कि कोई ऑफेंस हो रहा है, या हमें कोई बंदा कंप्लेंट करेगा तो कैसे करेगा। इसके 4 तरीके हैं, मैं ये सेक्शन 190 में लिखा हुआ है, इसके 4 तरीके हैं कि आपको इस कंप्लेंट कैसे आ सकती है, या आप अक्यूज्ड तक कैसे पहुंच सकते हो, या आप क्राइम सीन तक कैसे पहुंच सकते हो। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, सेक्शन 190, ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स, मैजिस्ट्रेट्स कॉग्निजेंस कैसे लेंगे, उनके नॉलेज में किस तरह आएगा कि कैसे कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है। उसके 4 तरीकेकार है। पुलिस आपके पास चलान लेके आ सकती है, मुरतब करके आ सकती है, 191B है। आपको कोई प्राइवेट बंदा आके लिख के दे सकता है कि जी ये देखे फलां बंदा जो है आलू महंगे बेच रहा है, टमाटर महंगे बेच रहा है, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या फलां बंदे ने बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जी की है, ठीक है, या फलां बंदे जो है ना इलीगल फॉरेस्ट में कटिंग कर रहा है, ठीक है। कोई भी आपको शिकायत दे सकता है, फॉरेस्ट गार्ड्स आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, पुलिस आपके पास आ सकती है, यानी कि प्राइवेट बंदा भी कंप्लेंट लेके आ सकता है। आपके सामने सेक्शन 190 नजर आ रहा है ना सबको, सेक्शन 190 आ रहा है ना सबको नजर? जी सर। जी जी, यस सर, आ रहा है। हाँ, अपॉन रिसीविंग एंड कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, आपको उसको रिटर्न में बंदा लेके आ सकता है, ओरल लेके आ सकता है, बंदा आपके पास आता है मैजिस्ट्रेट के पास कि जी कोई इलीगल दरख्त काट रहा है, आलू महंगे बेच रहा है, गोश्त महंगा बेच रहा है, बिल्डिंग बाय लॉज के खिलाफ वर्जी कर रहा है, माइंस एंड मिनरल्स जो गैर कानूनी तौर पे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो वर्जी हो, या पुलिस आपको इस चालान मुरतब करके ले आ सकती है, या आपको भी आपके नॉलेज में भी आ सकता है कि बंदा जुर्म कर रहा है। फर्ज करो कहीं आप रेड करते हो, आपने बाजार में रेड किया, ठीक है, आपको पता चला कि यहाँ पे टमाटर और आलू लोग महंगे बेच रहे हैं, वो भी आपका जो है इस तरह की कॉग्निजेंस में आ सकता है, आपके नॉलेज में आ सकता है, ठीक है, आपका अपना नॉलेज, आपकी अपनी सस्पिशन, ठीक है। तो ये 4 मेथड है, कोई आम बंदा भी लेके आ सकता है, ओरल या रिटन, पुलिस वाला भी लेके आ सकता है, पुलिस वाले के अलावा लेवीज वाला भी लेके आ सकता है, आपके पास जो है फॉरेस्ट गार्ड भी लेके आ सकता है, और चौथा मेथड है कि आपके अपने नॉलेज में भी कोई चीज आए या सस्पिशन में भी कोई चीज आए, एक क्राइम हो रहा है इस तरह का, ठीक है ना। तो अच्छा, तो ये है सेक्शन 190। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी सी आप समझ लो, सेक्शन 191 में लिखा हुआ है कि जब आपके अपने नॉलेज या सस्पिशन से आपको पता चलेगा ना ये क्राइम हो रहा है, फर्स्ट आप कहीं पे जाते हो, आलू या बैंगन महंगे बिक रहे हैं, तो अगर आपके अपने नॉलेज में आया और आपने देखा कि फलां बंदा महंगा बेच रहा है, तो आप उस ट्रायल शुरू करने से पहले उस बंदे को बताओगे कि क्योंकि मेरे अपने नॉलेज से है, मैं इसमें आपका जो हूँ अपना कंप्लेनेंट हूँ, तो आप अगर कहते हो तो आपका केस में किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को भी शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि फेयर ट्रायल का असूल ये है कि कंप्लेनेंट अपने कॉज के अंदर, कंप्लेनेंट अपने ही केस के अंदर जज नहीं हो सकता खुद, ठीक है। कंप्लेनेंट क्यों अपने केस में जज ना हो, इसलिए उसका केस, इस बंदे का केस जो है किसी दूसरे भी मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर हो सकता है। अगर ऐसा हो तो सेशन जज को आपने लिखना है और सेशन जज किसी और मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। हमारे क्योंकि जीबी में सर एक एग्जैक्ट सवाल है, जी 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 बताना। सर जो आपने उस बंदे से रिप्लाई लेना है वो रिटर्न लेना या ओरल भी आप ले सकते हैं कि वो केस अगर ट्रांसफर नहीं हाँ, कराना ये चाहते? बिल्कुल बिल्कुल सेक्शन 200 है, ये मैं सेक्शन पे बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेक्शन 200 है। जो भी आपके पास लेके आएगा कंप्लेंट, आपने उसे ऑन ओथ जरूर रिटर्न में लेना है, ठीक है, आपने जरूर उसमें रिटर्न में लिखवाना है, उस पर उसके साइन भी लेने। मैं आपको सेक्शन एग्जैक्ट दिखा रहा हूँ,
आपने उस सेक्शन को रिटर्न में जरूर ले, आपने उस कंप्लेंट को रिटर्न में जरूर लेना है। देखो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, जब भी कंप्लेनेंट आपके पास आएगा तो आपने उसके ऑन ओथ उसे एग्जामिन करना है कि आया ये बंदा सच बोल भी रहा है। आपने उससे कहा खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ, ठीक है, कि तुम आया ये सच बोल रहे हो, और उसको लिखवा लेना है किसी कागज पे, उसके साइन भी ले लेने हैं, ठीक है, और मैजिस्ट्रेट की भी साइन होगी और कंप्लेनेंट की भी साइन होगी। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट कहते हैं। अच्छा, जब आपके पास कोई बंदा आया, फर्ज करो कि आलू बैंगन टमाटर लेके आगे, सिनेरियो में बताता हूँ कि एक बंदा आता है आपके पास, मोहम्मद अली नाम का आ जाता है, ठीक है, और वो आपको आके कहता है कि जी फलां बंदा जो है ना, मिस्टर ए जो है वो महंगे बेच रहा है, ठीक है। आप उसका पहले एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट करोगे, आप कहोगे कि जी मुझे कंप्लेंट लिख के दो, ठीक है, या आप अपने ऑफिस के क्लर्क को कहोगे, रीडर को कहोगे, वो कंप्लेंट उसकी लिख लेगा, आपके सिग्नेचर होंगे, उस बंदे के सिग्नेचर होंगे। सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा इशूइंग ऑफ प्रोसेस, ठीक है, इशूइंग ऑफ प्रोसेस यानी कि समन जारी करना या वारंट जारी करना। ये आपके सीआरपीसी के पीछे शेड्यूल दिया गया, उसमें लिखा होता है कि जी किन ऑफेंसेस के अंदर आप समन जारी कर सकते हैं, किन ऑफेंसेस में वारंट जारी कर सकते हैं। जैसे प्राइस कंट्रोल प्रॉफिटेरिंग के अंदर समन जारी करना है, 90% ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें समन जारी करना होता है, कुछ समन से नहीं आता तो वारंट जारी करना होता है। समन वारंट पढ़े आपने, या थोड़ा सा बता दूं अगर आप चाहते हैं इसको, आप इसको पढ़ोगे समन और वारंट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो, या हम आगे फिर चले आपको जी। फिर आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही जी, बिल्कुल आ रही है मुझे आवाज, सर मैं बिल्कुल आ आपसे रही। एक ये सवाल करना जी चाहता जी था, ये 191 वाला। जी सर जी। हम जो मौके पे जाके मैजिस्ट्रेट प्राइस चेकिंग में खुद फाइन करते हैं, तो टेक्निकली तो हम 190C के तहत कॉग्निजेंस ले रहे होते हैं, और ना हम कभी उस बंदे से मतलब बिल्कुल ऑन सही, आवर ओन नॉलेज कॉग्निजेंस ले रहे होते हैं, बिल्कुल ना बिल्कुल। हम उस बंदे से कभी पूछते हैं कि यार आप ये किसी और मैजिस्ट्रेट से ट्राई कराना चाहते हो कि नहीं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तमाम जो हम खुद ही देखकर फाइन करते हैं, ये इर्रेगुलर है ना, इस तरह बिल्कुल इरेगुलर ट्राई है, करना। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त आपने बात की सोए, बिल्कुल इरेगुलर है। देखो तरीकेकार ये होना चाहिए, अब आप, मैं भी मालाकंड में रहा हूँ, आप भी स्वात में रहे हैं, आप अपर दीर में भी रहे हैं, उसका तरीकाकार सबसे खूबसूरत ये है कि लेवीज या पुलिस वाला या कोई भी बंदा ऐसे बंदे को गिरफ्तार करके आपकी अदालत में ले आए, ठीक है, अच्छा, तो आप, या ऐसा इसका हो कि कोई कंप्लेनेंट आपकी अदालत में आ जाए। असल में होता भी पहले ये था, ये छापे मारने का जो है ये प्री 2006-7 जबकि दोबारा ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रिस्टोर हुई 2006 में, उसके बाद शुरू हुआ। उससे अच्छा, पहले ये होता था कि लोग खुद आके कंप्लेंट लेके आते थे, आप उनकी कंप्लेंट जो उसको रिटर्न में लिखवाते थे, उस पर फिर आप समन करते थे, ठीक है, समन करके वो बंदा आता था, तो प्रॉपर प्रोसीजर से चीजें चलती थी। ये जो है इरेगुलरिटी है इस तरह करना। हाँ, इसको रेगुलर करने का ये तरीका है कि फर्स्ट करो आप बाजार में जाते हो, किसी को देखते हो कि यार वो महंगा बेच रहा है टमाटर आलू महंगा, तो उसको कहो कि यार मैं तुम्हारा केस जो है तुम्हारा खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं खुद कंप्लेनेंट हूँ इसमें, आपका केस किसी और मैजिस्ट्रेट को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अच्छा, असल में होता प्रैक्टिकली ये स्वेप को मैंने भी ये देखा है, होता ये कि टाइम नहीं होता हमारे ऑफिसर्स के पास इतना कि हम इसको हर चीज को फॉलो करें। उसमें खूबसूरती ये है कि मैं भी ऐसे करता रहा हूँ, एज एन एसी था, आप भी माशाल्लाह, अब तो खैर सीनियर हो गए हो आप लोग, लेकिन जो एसीज हैं वो ये कर सकते हैं कि वो फर्स्ट को अपने साथ रीडर है या पुलिस वाला उसको कंप्लेनेंट बना लें, ठीक है, उसको कंप्लेंट में, अब आपके साथ परफॉर्मा शेयर करता हूँ, कंप्लेनेंट वो बन जाए, मिस्टर ए देख लो पुलिस इंस्पेक्टर हो जाए या पुलिस कांस्टेबल हो जाए, पीसी हो जाए, उसे कंप्लेनेंट बना दिया, आपका रीडर कंप्लेनेंट हो गया कि जी उसने देखा कि ये आलू महंगे बेच रहा था या टिंडे महंगे बेच रहा था, वटेवर। तो फिर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी से या कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो, क्योंकि जब ये अपील में जाती चीज तो हो सकता है वो आपका जो है सेशन जज है इस चीज को उठाए, एडिशनल सेशन जज इस चीज को उठाए कि इलीगैलिटी है, वो क्लास जाके शोर मचाएंगे उधर, ठीक है। अच्छा, अब हम मुख्तलिफ सिनेरियोज पे बात करते हैं, और मैं आपको परफॉर्मा शेयर करता हूँ जिससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, जो मैंने अपने दौर में यूज करता रहा, या जब मैं 2 जिलों में डीसी रहा हूँ तो मेरे एसीज ने वो यूज किया, मेरे पास बहुत अच्छे एसीज रहे हैं, करीमदाद चुगताई हो गया, डॉक्टर अनस साहब हो गए, बिलाल मेरे साथ रहा, मेरे तो माशाल्लाह सारे एसीज भी, मैं बड़ा लकी हूँ, मेरे सारे एसीज भी ऑलमोस्ट डीसी बन गए हैं। ये बड़ा ही लक होता है किसी बंदे के उसके एसीज भी डीसीज बन जाए, उसकी बड़ी खुशी होती है जब वो बताता है कि बिल्कुल सर, ये मेरे बैचमेट्स हैं तीनों। आपके बैचमेट्स हैं। मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ डॉक्टर अनस चुगताई, आई रियली लव देम यार, मैं इसको भी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सर, रही है, वही एक्सीलेंट ऑफिसर्स, वही आपकी बहुत ज्यादा प्रोफ्यूजली तारीफ भी करते थे, बड़ी और मेहरबानी उन्हीं यार। की वजह से मुतासिर हुए आपसे।
तो द फीलिंग्स आर बड़ी म्यूचुअल आपकी मेहरबानी यार। मैं छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है मैं कोशिश करता हूँ शेयर करूँ, फिर मैं मोहब्बत का एक ताल्लुक होता है, मैं तो भाइयों का ताल्लुक रखता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि यार मैं सीनियर हूँ, वैसे एक दो सीनियर कॉमन सीनियर भी इतना नहीं होता, लेकिन मैं फील नहीं कभी करता कि यार मैं सीनियर ना ही मेरे ख्याल में करना चाहिए किसी को, क्योंकि हम एक फ्रेटर्निटी का पार्ट है। अच्छा, इसमें जानी अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बड़ा इजी, जिससे आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी समरी ट्रायल की, आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, एक सिनेरियो ये है कि एसी जाता है मौके के ऊपर, बाजार चला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, बाजार जाके मैं आपके साथ परफॉर्मा शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, ये परफॉर्मा मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, बाजार जाते हैं, आप बाकियों को भी समझ आ रहा है, बाकी भाइयों को जी, अपना सागर कुमार माजिद, यस सर, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने क्योंकि यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ आप सागर सर कुमार एक हो, जनरल क्वेश्चन आप था। लोगों ने एक्टिव रहना है। अच्छा, उसमें ये है, देखो अभी बड़ा इजी आपके सामने परफॉर्मा खुल गया होगा, ये मैंने एक ड्राफ्ट सा परफॉर्मा बनाया है, आपको पता चल जाएगा कितना आसान है ट्रायल करना। अच्छा, आप जाते हो मौके पे, बाजार जाते हो, आप होते हो, आपके साथ पुलिस कांस्टेबल होते हैं दो, एक आपका रीडर होता है, ठीक है। आपने जाके छापा मारा, ठीक है। सोएब साहब ने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस चीज को भी हम टच करेंगे कि इरेगुलरिटी को कैसे खत्म किया जाए, ठीक है। आप बाजार में गए, आपने देखा कि जी एक आदमी जो आलू महंगे बेच रहा है, टमाटर महंगे बेच रहा है, आपने कंप्लेनेंट बना दिया सब इंस्पेक्टर पुलिस या जो भी पीसी किया आपके साथ। अच्छा, आप इसमें मैंने एक सादा से परफॉर्मा बनाया, ये सेक्शन 263 ऑफ सीआरपीसी के अंदर ये परफॉर्मा लिखा हुआ है, मैंने उस परफॉर्मे को सिर्फ एक पेज पे लिखा है, ठीक है। उसमें लिखा जाएगा, ऊपर आपकी कोर्ट का नाम होगा, इन द कोर्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर सिटी स्पेशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास समरी ट्रायल परफॉर्मा, ये समरी ट्रायल परफॉर्मा है, ये सारा प्रिंटेड होगा। स्टेट होती है हमेशा, क्योंकि एक तरफ प्रोसिक्यूशन होती है, एक तरफ एक्यूज्ड होता है, ठीक है। मैं आपको ऐसा केस भी बताऊंगा जिसमें प्राइवेट कंप्लेनेंट भी होता है, उसको भी हम देख सकते हैं। अच्छा, साकिब शहजाद कोई बंदा है जो कि होर्डिंग कर रहा है, ठीक है, और टमाटर ऐसे होर्डिंग कर रहा है अपने वेयर हाउस में, उसने टमाटर जमा किए हुए अपने वेयर हाउस में होर्डिंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आप जाते हो, फर्ज करो कि इसमें पहला सिनेरियो बताने दो, फिर हम बाद में इस पे आ जाते हैं जिसमें मैंने लिखा है। अच्छा, आप जाते हो उसमें, आप इसको कंप्लेनेंट बनाते हो अपने पुलिस कांस्टेबल को, ठीक है। आप इसमें लिखो कि पुलिस कांस्टेबल फलां फलां has seen Saqib Shehzad, son of Wasim Shehzad, resident of Lahore, while committing this offence of hoarding tomatoes in his warehouse in violation of official notification that hoarding of essential items is banned as per blah blah blah, ये लिख देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है ना इसमें, जो आपने हमेशा देखनी है, आपने छोटा सा उसकी इंट्रोडक्शन दे देनी है उसकी, कि उस ये किसने, कौन कंप्लेनेंट है इसमें, एक्यूज ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समरी ट्रायल में एक दो लाइनों में आपने लिखनी है कि प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस, ठीक है। एविडेंस हमने हल्की सी रिकॉर्ड कर देनी है इसमें, ठीक है। कंप्लेंट ऑफ द स्टेट फंक्शनरी, पुलिस कांस्टेबल हो गया, एंड कंप्लेनेंट वाज ड्यूली रिकॉर्डेड, ये आपने अलग कागजों पे लिख देनी है। आपके साथ जो रीडर जाएगा वो अलग कागजों में 4 लाइनें लिख देगा, उसमें कंप्लेनेंट बता देगा कि जी मैंने देखा है, मैं पुलिस कांस्टेबल के आलू महंगे बेच रहा था। कंप्लेनेंट कहा नहीं जी मैं तो नहीं बेच रहा था, ठीक है। कंप्लेनेंट फिर उसमें जरा कर सकता है कि ये तुझे कैसे पता चला कि मैं आलू महंगे बेच रहा हूँ, या इस तरह की चीज, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट जरूर देना है आपको, आपने एक्यूज। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होती है कि एक्यूज पूछे विटनेस से या कंप्लेनेंट से कि तुम्हें कैसे पता चला मैं महंगे बेच रहा हूँ, ये तुम तो इधर थे ही नहीं जब मैं बेच रहा था, ठीक है। तो जब तक आप प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस नहीं रिकॉर्ड करोगे, उस वक्त आपकी ये प्रोसेस है ये इलीगल कंसिडर होगा, ठीक है। उसमें क्योंकि समरी ट्रायल बड़ा छोटा सा मामला होता है, उसमें एक दो क्वेश्चन करेगा तो आप वो लिख दोगे। प्रैक्टिकली ये होता है कि हमारा जो भी जा रहा होता है ना बंदा, पुलिस वाला, जब हम उसका नाम लिख देते, पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अली, he has seen fla person selling tomatoes at a higher rate या hoarding tomatoes in his warehouse, जो भी करके साथ आपने उसको अगर चांस दिया क्रॉस एग्जामिनेशन का, या आपने नहीं भी दिया चांस, तो लिख दो कि यार हमने इसे क्रॉस एग्जामिनेशन का चांस दिया, उसने क्रॉस क्वेश्चनिंग की एक्यूज ने, विटनेस की, या एक्यूज ने कंप्लेनेंट की क्रॉस एग्जामिनेशन की, और ये 2 लाइनें हैं उसके अंदर, ठीक है। आपने अलग पेज पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी लिख देनी है, चाहे दफ्तर आके लिख देना, ठीक है। बेहतर तो यही है कि उधर लिख लो जो 4 लाइनें, नहीं तो दफ्तर आके लिख देना 4 लाइनें, अंगूठे लगा लेना उसके, ठीक है, साइन अपने साइन कर देना, ठीक है। और उसको ये आपने जजमेंट पकड़ानी है उसे, जो आपके सामने खुली हुई है। ये मैंने एक सिंपल सा आपके सामने बनाया है। आगे ये लिखा होगा ऑन 23rd of June 2020 एंड देयरफॉर अंडर सेक्शन 3/7 ऑफ प्राइस कंट्रोल प्रॉफिट एंड होर्डिंग एक्ट 1977 रेड विद सेक्शन 11, 3/7 जो है ना, 3 वो करता है, उसमें ऑर्डर लिखा हुआ है कि कोई बंदा होर्डिंग नहीं करेगा, महंगा नहीं बेचे। साथ में इसकी पनिशमेंट्स बताई हुई है कि 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है, ठीक है, और 3 साल तक कैद हो सकती है इसके अंदर, ठीक है।
और सेक्शन 11 में बताया गया कि समरी ट्रायल की जा सकती है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो सिनेरियो उसमें दिया गया इसको जरा पढ़ लेते हैं। बिल्कुल समरी से मैंने सादा सी जजमेंट बनाई है। SIP सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सिविल लाइन स्टेशन मोहम्मद अली हैज सबमिटेड अ कंप्लेंट, ये दूसरा सिनेरियो है, हैज सबमिटेड अ कंप्लेंट दैट साकिब शहजाद सन ऑफ वसीम शहजाद is hoarding tomatoes in his warehouse in violation of official notification that hoarding of essential items is banned as per notification number flan flan dated ये state is represented by APP assistant public prosecutor। आपकी अदालतों में ना APPs आते हैं। अब ये सुहेब को पता है, इसकी अदालत में भी आते थे APPs, मेरी अदालत में भी आते रहे। आपके लिए नए APPs जो है ना, APPs इस वक्त रिक्रूट कर रहे थे क्योंकि भुट्टा साहब, एहसान भुट्टा साहब काफी एक्टिवली इस चीज को परसू कर रहे हैं और वो APPs रिक्रूट भी कर रहे थे। मुझे जो लास्ट टाइम उन्होंने बताया, महीना पहले बात हुई, जैसे KPK ने बड़ा अच्छा अपनी प्रोसिक्यूशन बनाई है, पंजाब भी कोशिश कर रहा है कि इस तरह की बने। अब मुझे नहीं सिंध का पता, लेकिन KPK की प्रोसिक्यूशन सिस्टम इज रियली गुड, एक्सीलेंट प्रोसिक्यूशन सिस्टम। कंप्लेंट ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एंड कंप्लेनेंट वाज ड्यूली रिकॉर्डेड, ठीक है। कंप्लेंट का जो कंप्लेंट स्टेट फंक्शनरी जो कंप्लेनेंट है उसकी कंप्लेंट भी अपने कागज में 4 लाइनों पे लिख लेनी है, अलग कागज पे। और जो है इसका जो बयान है आपके एक्यूज्ड का, उसका भी लिखना है। कंसीडरिंग द एक्रूड एविडेंस एक्यूज्ड वाज होल्डिंग टोमेटोज, अच्छा द एक्यूज्ड वाज गिवन अ चांस टू क्रॉस एग्जामिन द कंप्लेनेंट व्हिच वाज आल्सो ड्यूली रिकॉर्डेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कर लेता हूँ। ये क्रॉस एग्जामिनेशन का, ये प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस का आपने जरूर देना उसको चांस, ठीक है, वरना आपकी जजमेंट उड़ जाएगी अपील में। Considering the accrued evidence, the accused was hoarding tomatoes in his warehouse. Therefore, the accused is guilty of offense of hoarding and thus punished for this said offense. ठीक है, मैंने लिखा हुआ है कि सैंपल वर्जन है, आप इसमें चीजें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये परफॉर्मा आपने लेके जाना है, ठीक है। अब आपकी समरी ट्रायल की एक जजमेंट में क्या क्या चीजें लगेंगी, मैं आपको जरा थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीजें। उस फाइल को मेंटेन कैसे, फाइल को मेंटेन करना आपका ऐसा काम नहीं होता, आपके रीडर का काम होता है, तो इसमें घबराना नहीं है कि फाइल कैसे, हर फाइल को मेंटेन कैसे करेंगे। फाइल मैनेजमेंट क्या है, कि इंडेक्स शीट लगेगी। इंडेक्स शीट में लिखा होता है कि कौन से पेज नंबर पे आपकी समरी जजमेंट की कॉपी लगी हुई है, कहाँ पे कंप्लेनेंट का बयान है, कहाँ पे एक्यूज्ड का बयान है, कहाँ पे प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस लिखी हुई है, कहाँ पे कमिटल ऑर्डर है। कमिटल ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें आप सुप्रीम जेल को लिखते हो कि जिस बंदे को 6 महीने कैद कर दें, 3 महीने कैद कर दें, महीना कैद कर दें या इतना जुर्माना ही भरेगा, ठीक है, उसे कमिटल ऑर्डर कहते हैं। तो उस फाइल में आपकी हर चीज रखी होगी, इंडेक्स शीट होगी, पेज नंबर बताएगी, समरी जजमेंट जो आपके सामने मैंने भी खोली थी वो होगी, कंप्लेनेंट का बयान, एक्यूज्ड का बयान, प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस जो आप रिकॉर्ड करोगे वो लिखा होगा, कमिटल ऑर्डर होगा। ये आप 1-2 चीजें करोगे ना, आपका स्टाफ समझ जाएगा। क्यों सुहेब आप इन्हें बताया हमारा KPK का स्टाफ कितना ज्यादा यार एक्टिव था इस चीज के अंदर, ठीक है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, हमें भी बहुत सी चीजें हमने उन स्टाफ से सीखी हैं, एटलीस्ट मैंने काफी चीजें उनसे सीखी हैं। तो सर मैंने भी स्टाफ से बहुत सी चीजें सीखी हैं। मालाकंड का, परदीर का एक्सीलेंट स्टाफ था हमारे पास। तो इन चीजों उनको सबको पता था कि जी इंडेक्स शीट कैसे मेंटेन करनी है, जजमेंट कैसे वो है अपने किस तरह डाली। तो फाइल मैनेजमेंट आपका स्टाफ करता है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बिल्कुल सरसरी सा बताया, अब आप इसमें से सारे क्वेश्चंस पूछे मेरे से ताकि आप को पता चले, ताकि मुझे पता चले आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। सुहेब को तो माशाल्लाह सारा होगा, सागर और माजिद आप जो है ना, आप भी क्वेश्चनिंग करें। सर मेरा सवाल ये था कि जो प्राइस कंट्रोल या होर्डिंग वाला एक्ट आपने ये बताया उसमें मैक्सिमम फाइन की लिमिट 1 लाख थी। जी जी, उसमें लिखा हुआ है। और जो CRPC है उसमें 15,000 रुपए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की मैक्सिमम पावर है। नहीं, किस क्या 15,000 नहीं, 45,000 है, सॉरी 45,000 है, सेक्शन 32 है, उसमें 45,000 लिखा हुआ है। मैं आपको हमारे पास अभी बुक्स जो है उनमें तो 15,000 से जो हमने वहां से देखा था। यार ये मैं ना, मेरे पास जो है ना, मैं आपको एग्जैक्ट निकाल देता हूँ। ये देखो, आपको इसका खुला नहीं हुआ, ये खुला हुआ, तो दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखो मेरे पास जो जानी आ रहा है ना, आपके 45 ही है, which magistrates may pass, section 32 है, imprisonment for term not exceeding 3 years, fine not exceeding 45,000 rupees। तो 45,000 रुपीज से ज्यादा नहीं कर सकते और 3 ईयर से ज्यादा। लेकिन ये PPC है, सोचने वाली बात है कि PPC का कह रहा है, वो रेफर जो कर रहा है ना CRPC में, आपके सामने आ रहा है नजरिया आपको सेक्शन 32। जी सर, सेक्शन 32 में जो रेफर कर रहा है ना, वो सेक्शन 32 में जो रेफर कर रहा है वो कर रहा है PPC को, यानी कि PPC के अंदर जो है जो भी ऑफेंसेस हैं उसके अंदर आप 45,000 से जुर्माना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता और 3 साल ज्यादा कैद नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन लोकल स्पेशल लॉज फर्क होते हैं। लोकल स्पेशल लॉज में अगर 4 करोड़ भी जुर्माना लिखा है तो वो करेगा मजिस्ट्रेट, ठीक है। वो ऐसी है। लेकिन रमदे साहब की ओपिनियन ये थी क्योंकि इस जो स्पेशल लॉ है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिख के
मजिस्ट्रेट की पावर इनहाउस नहीं की है तो उसके ऊपर सीआरपीसी वाली पावर लागू होगी और वो 45,000 से ज्यादा फाइन नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में तो रमदे सामने, मेरे ख्याल वो अथॉरिटी, हम उसको तो क्वेश्चन नहीं एटलीस्ट कर सकते, लेकिन अगर उसमें 1 लाख रुपया लिखा हुआ है तो बिल्कुल 1 लाख मेरे ख्याल में कर सकते हैं, और हम करते भी नहीं है 1 लाख रुपया, क्योंकि हम रमदे साहब से पढ़े, रमदे साहब ने एटलीस्ट, मुझे नहीं पता कि हमें कोई ऐसी बात बताई हो, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है कि रमदे साहब ने ऐसी कोई बात की थी, क्योंकि उसमें 1 लाख तक लिखा हुआ है आप जुर्माना कर सकते, मे बी आप 1 लाख तक ना करो, फॉर सेफर आप सेफ जोन में रह लो, या अगर आप जी जी सर आपकी अगर इजाजत हो तो सबमिट करूंगा। जी जी ठीक असल है में सर पाकिस्तान पीनल कोड के ऑफेंसेस के अंदर जी जी बहुत से इस तरह के ऑफेंसेस हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है मे बी पनिश्ड विद अ फाइन, और फाइन की उन्होंने अपर बाउंड नहीं हाँ बताई। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली आपने बिल्कुल हाँ सही फरमाया कि बिल्कुल उन एग्जैक्टली वो केसेस में चीज, अंदर आप 45,000 जो है 45,000 मैक्सिमम कर मैक्सिमम। सकते हैं, बिल्कुल पर आपकी जब बात है। लोकल और स्पेशल लॉ में सर हम्म वो एक अमाउंट डिक्लेयर हो जाती है तो आप उसमें लाख भी कर सकते हैं सर। फॉरेस्ट के अंदर तो 5-5 लाख 10-10 लाख की 5 फाइन लाख है यहाँ फॉरेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल हम पे। करते हैं, बिल्कुल करते हैं फॉरेस्ट के अंदर। प्राइस कंट्रोल में सर मैंने बहुत दफा खुद ये पेट्रोल पंप्स को जो कि बिल्कुल लाखों की प्रॉफिट अर्निंग करते हैं उनको लाख लाख रुपए का फाइन किए। बिल्कुल और बिल्कुल उसमें मैं अपने ऑनरेबल कॉलीग से यही सबमिट करूंगा सर आप आपकी हम्म, गाइडेंस चाहिए होगी कि जी जब डियर, स्पेशल लॉ बता देते हैं कि जी these डियर, offenses may be, वो कहता भी है these offenses may be tried summarily, these हम्म offenses may be tried by a magistrate first class, और हम्म फिर साथ साथ ये भी कह देता है कि under these offenses a हम्म convicted person may be punished up to rupees let's say 200,000। तो आप कर सकते हैं being a magistrate first हम्म class, तो लॉ को एक्नॉलेज कर रहा होता बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखो 1 लाख तक ना कर सके तो लिखा ना हो ना उसमें, अगर है। लिखा बिल्कुल हुआ है सर। तो बिल्कुल उसमें 1 लाख तक आप कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में उससे भी ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पेनल्टीज खोल के दिखा, 3 years विद अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, ठीक है। प्राइस कंट्रोल प्रॉफिटिंग होर्डिंग एक्ट मैंने खोला हुआ है आपके सामने। ये तो बिल्कुल ठीक है, इस बात की तो मुझे भी समझ आती है, लेकिन बेसिकली रमदे साहब की ओपिनियन ये थी जी कि जी इस स्पेशल लॉ या स्पेशल एक्ट में जो कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की फाइन की पावर एनहांस नहीं की गई और इस पे साइलेंट है, तो हम सीआरपीसी की ही लिमिट एज्यूम करेंगे इस केस में। यार उन्होंने पीपीसी के हद तक का होगा जो मेरा नॉन, क्योंकि मैं अब ज्यादा, क्योंकि मेरे उस्ताद रहे हैं तो मैं इस पे आर्ग्यू नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो पीपीसी के हद तक बेटा उन्होंने कहा होगा, उन्होंने इसे लोकल स्पेशल लॉज का नहीं कहा होगा, ठीक है ना। देखो पीपीसी में जिस तरह सोहेब साहब ने बताया कि पीपीसी के कुछ ऑफेंसेस में तो लिखा होता है कि इसका इतना फाइन होगा, बहुत सौ में नहीं लिखा होता कि कितना फाइन होगा, उसमें लिखा होता है कि इतनी इम्प्रिजमेंट होगी एंड फाइन होगा। तो उसमें फाइन की मैक्सिमम जो अपर लिमिट है, जो सीलिंग है, वो 45,000 है, जो सेक्शन 32 ऑफ सीआरपीसी में बताया हुआ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है या जो हम करते रहे हैं फील्ड में ना। ये चीजें आप और दोबारा एक असल बार में रंदे इसमें साहब से स्पेशल लॉ पूछ लें। साइलेंट भी नहीं है ना, जी स्पेशल लॉ साइलेंट भी नहीं, स्पेशल लॉ स्पेशल तो कह लॉ रहे हैं कि वो साइलेंट नहीं है ना, लिखा है। स्पेशल लॉ साइलेंट नहीं है इसके ऊपर। अगर साइलेंट हो स्पेशल, हाँ अगर स्पेशल लॉ साइलेंट हो तो फिर ये लगेगा, अगर स्पेशल लॉ अच्छा, साइलेंट, ये फिर है बेसिकली बात। हमने उनसे एक सवाल किया था, ये पंजाब का वो मैरिज एक्ट है सिंगल डिश वाला जो हम्म 2016 का, उसमें हम्म मिनिमम फाइन लिमिट है 50,000, मैक्सिमम फाइन लिमिट है 10 लाख। तो हमने हम्म इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि हम्म। अब हमारी लिमिट तो है ही नहीं, तो हम कैसे फाइन करेंगे। उन्होंने कहा ये आप कर ही नहीं सकते, ये आपको अगर फाइन करना है तो आपको केस हायर अथॉरिटी को भेजना पड़ेगा। नहीं ये क्यों नहीं कर सकते यार, देखो अगर नहीं, अच्छा ये देखो, जो एक तो सबसे पहले ये चीज समझ लो कि जो हमें पावर्स मिली है ना, उसमें ये वाला ऑर्डिनेंस नहीं है उसके अंदर। फॉरेस्ट है, माइंस एंड मिनरल्स है, मैरिज वाला तो नहीं है उसके अंदर, ठीक है। हम मैरिज वाले में आपको कॉग्निजेंस के इख्तियारात मिले थे, आपने उसमें फाइन और इम्प्रिजनमेंट जो करनी है वो आप नहीं कर सकते, उसमें आप सिर्फ कॉग्निजेंस ले सकते हो फैसले, जो मेरा नॉलेज है। जो लोकल स्पेशल ठीक। लॉज जो आपको 14A के अंदर दिए गए हैं उसमें मैरिज वाला नहीं शामिल। मैरिज वाला ये 2017 का नोटिफिकेशन है जो मुझे याद है, उसमें ये लिखा हुआ था कि कॉग्निजेंस ले सकता है असिस्टेंट कमिश्नर, ये नहीं लिखा होता कि ट्रायल कर सकता है। जहां तक मुझे जो ट्रायल का इख्तियार है ना, देखो कॉग्निजेंस लेना होता है कि आपको पता चले कि जुर्म हुआ, आप गिरफ्तार कर सको, अरेस्ट की पावर हो, कॉग्निजेंस लेने की पावर हो, लेकिन ट्रायल की पावर नहीं दी गई थी उसके अंदर, अभी भी आपके पास उसकी ट्रायल की पावर नहीं है मैरिज एक्ट के अंदर, कॉग्निजेंस की पावर। ठीक उसमें है, मैजिस्ट्रेट का जो वर्ड यूज किया है वो मैजिस्ट्रेट, आप मैजिस्ट्रेट नहीं हो, इसलिए आपने हायर अथॉरिटी नहीं, आपने वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेजना होगा, ठीक है। वो ये चीज होगी, वो और चीज है, उसका ताल्लुक नहीं है इससे। ठीक तो है। वो कह रहे हैं, देखो हमें इनकी मिली है फॉरेस्ट, माइंस एंड मिनरल्स, फूड एडल्ट्रेशन, फूड सेफ्टी, प्राइस कंट्रोल, एनक्रोचमेंट पब्लिक लैंड्स,
Canal and drainage, dangerous driving, violation, route point, safety of design, सेफ्टी एंड डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, लैंड यूज एंड म्यूनिसिपल सर्विसेज। ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपके 14A के जो हमारे मई के अंदर जो अमेंडमेंट आई थी उसमें मेरी जिसमें गलती थी, जिसमें गलती ये थी कि सेक्शन 40A के सबसेक्शन 1 में तरमीम करनी थी, सबसेक्शन 2 में तरमीम कर दी, ठीक है, तो वो ये गलती थी। अच्छा, इसमें अब आप मुझे बताओ कि प्रोसीजर आपको समझ आ गया है? प्रोसीजर आप मुझे बताओ कि आप फर्ज करो समरी ट्रायल कैसे करो, माजिद और सागर आप समरी ट्रायल कैसे करोगे? उसमें हमारे साथ जो रीडर या जो भी पुलिस एहलकार होगा हम उसको कहेंगे कि वो कंप्लेंट फाइल करेगा, ठीक है, उसके बाद हम उसका ट्रायल करेंगे, ट्रायल करने ठीक के है, बाद क्रॉस एग्जामिनेशन की उसको हम इजाज़त देंगे और उसके बाद हम उसको पेनल्टी या जो भी फाइन है वो इम्पोज करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने बता दिया। अच्छा, ऐसा करो, फर्ज करो आप अदालत में बैठे होते हो, अब सुहेब और मुझे अंदाजा है कि बहुत से केसेस जब आप प्रॉपर अदालत लगाने लग जाते हो तो आपको खुद नहीं कहीं पे जाना पड़ता, लोग आपको खुद अदालत में लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा रेगुलर। अब मैं मालाकंड में था, एसी था, वहाँ पे प्रॉपर अदालत लगती थी, सुबह 9 से लेके 2 बजे तक हम तकरीबन अदालत में बैठते थे, हफ्ते में 4-5 दिन अदालत लगाते थे, तो लोग खुश ख्याल लेके आते। फर्ज करो कि मेरे पास एक बंदा आता है, ठीक है, बंदा आता है, उसका नाम होता है मोहम्मद अली नाम हो गया, मिस्टर ए आता है मोहम्मद अली, वो मुझे कहता है कि जी फलां बंदा जो है ना वो बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं अब क्या करूंगा, उसकी जो कंप्लेंट है वो रिटर्न में लिखवा लूंगा। मैंने 190 सेक्शन 190 सीआरपीसी में कॉग्निजेंस ले ली, ठीक है, 191A के अंदर कॉग्निजेंस ले ली, यानी मेरे नॉलेज में आ गया कि ये कोई ऑफेंस हुआ है। उसके बाद अंडर सेक्शन 200 मैंने क्या किया, उसकी कंप्लेंट को रिटर्न में लिखवा लिया, अपने सिग्नेचर किए, उसके सिग्नेचर किए, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्टेप पे मैंने क्या किया, सेक्शन 202 के अंदर 202 मैंने उसको जो है वो प्रोसेस जारी कर दिया, ट्रायल का स्टार्ट कर दिया, मैंने उसे समन किया, अक्यूज को समन किया, जी आपको मिस्टर बी जो हो आपके खिलाफ ये शिकायत आई, आप इस वक्त फर्ज करो आज 28 तारीख है या 29 या 30 को आप इतने बजे मेरी अदालत में आओ, ठीक है। वो जब बंदा मेरी अदालत में आएगा तो फिर ट्रायल स्टार्ट होगी। समरी ट्रायल भी आप अदालत में कर सकते हो। अच्छा, जब वो अदालत में आएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा, जो अक्यूज्ड खड़ा होगा एक तरफ डॉक में खड़ा होगा, एक तरफ सॉरी आपका खड़ा होगा, आपका कंप्लेनेंट होगा, डॉक में आपका खड़ा होगा, अक्यूज्ड खड़ा होगा, हो सकता है अपने मुकला के साथ आए, आपने पहले कंप्लेनेंट का बयान लिख लेना है, फिर आपने अक्यूज्ड का बयान लिख लेना है, फिर अक्यूज्ड को जरा का मौका देना है, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देना है अंडर कानूनी शहादत ऑर्डर, ठीक है, जरा का मौका देना है आपने। जरा किस पे करेगा अक्यूज्ड जरा करेगा कंप्लेनेंट पे या उसके विटनेस पे या दोनों पे, ठीक है, दोनों पे करेगा अगर दोनों में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपने जजमेंट जारी करनी है, ठीक है, और जजमेंट आपने 4-5-6 लाइनों में लिख लेनी है जो मैंने आपको दिखाई है। तो ये बहुत छोटा सा 10-15 मिनट का प्रोसेस है, 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते इसको, ठीक है। ये वो प्रोसेस हो गया जब आपके पास कोर्ट में आएगा, हो सकता है पुलिस भी गिरफ्तार करके ले आए। अब पंजाब का जो नया आया है ना प्राइस कंट्रोल एक्ट जो आया है उसके अंदर भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है। क्या बना दिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस। दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक होते हैं कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल होता है काबिल दस्तंदाजी है पुलिस, जिसमें पुलिस किसी बंदे को खुद से गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस किसी बंदे को गिरफ्तार करके ले आए कि जी ये इस बंदा ये ऑफेंस कर रहा था, ठीक है, आप उसको इसके खिलाफ एक्शन शुरू कर सकते हो। जो चलान पेश करती है पुलिस, आपको मुरतब करके चलान लाती है। जैसे फॉरेस्ट एक्ट है, इसमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, फॉरेस्ट के जो है हमारा डीएफओ ले आता है, फॉरेस्ट की जो पुलिस है, फॉरेस्ट की गार्ड्स है वो ले आते हैं, उनके लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस ले आती है उसके अंदर, ठीक है। तो वो चलान केस होगा, वो 191B के अंदर आएगा, फॉल करेगा, ठीक है। 191B के अंदर जो है वो उसकी ट्रायल होगी, ट्रायल का मेथड सेम होगा, ठीक है, लेकिन कॉग्निजेंस किसकी कंप्लेंट पे ली आपने? पुलिस वाले की कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ली, ठीक है। इस चीज की समझ आ गई समरी ट्रायल की, ठीक है। समरी ट्रायल में क्या चीज होगी? एक समरी ट्रायल का फॉर्म होगा जिसमें आपकी जजमेंट लिखी जाएगी, अक्यूज्ड का बयान होगा, कंप्लेनेंट का बयान होगा, इसके अलावा प्रो और कॉन्ट्रा एविडेंस होगी और कमिटल ऑर्डर होगा, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है? आपने सिर्फ एक चीज करनी होती है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने सिर्फ ये लिखना होता है समरी ट्रायल परफॉर्मा, बाकी आपका स्टाफ करता है। स्टाफ आपका अच्छा खासा ट्रेन हो जाएगा, जैसे केपीके का बहुत ट्रेन था, इसका होपफुली पंजाब का स्टाफ भी एटलीस्ट उतना ट्रेन जरूर होगा, नहीं तो हो जाएगा वो भी स्टाफ ट्रेन। आपको थोड़ा सा अपने स्टाफ को बताओ, ये अच्छे खासे लड़के होते हैं, ट्रेन हो जाते हैं। अच्छा, ये आपने सिर्फ ये लिखना है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, बाकी फाइल मैनेजमेंट वो करेगा, आपका स्टाफ करेगा। अच्छा, ये होगी हमारी, क्या हो गई? हमारी समरी ट्रायल हो गई।
अभी हम चलते हैं रेगुलर ट्रायल की तरफ। यहाँ तक तो किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? सर एक दो क्वेश्चंस हैं। जी 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 डियर। सर एक चीज ये मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बड़ा जी फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है कि जी जी ये जो सेक्शन 263 है, जी जी रिकॉर्ड इन केसेस वेयर देयर इज नो अपील, ये ऐसे हाँ, कौन से सर केसेस होते हैं जिनमें कोई अपील नहीं होगी? ये केसेस हैं जिनमें कोई अपील नहीं है। ये सेक्शन आगे एक लिखा हुआ है, उसमें 100 से भी कम जुर्माना और इस तरह की चीजें। मैं आपको एग्जैक्ट वो सेक्शन निकाल के दे देता हूँ, एक सेकंड। आप जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी सेक्शन से डील कर रहे हो उसमें अपील होगी होगी। मैं आपको अपील का, यार ये मेरे ज़हन में सेक्शन आ रहा है, ये मैं आपको, सर जब ये प्लीड गिल्टी कर लेता है तो क्या तब वो अपील कर सकता है बाद में जाके? प्लीड गिल्टी कर लेता तो उस पर वो अपील नहीं कर सकता जाके। हाँ, हम क्या करते थे कि प्लीड गिल्टी करा लेते थे बहुत दफा, ठीक है। बिल्कुल अब वो क्या करता है कि बिल्कुल। कई दफा होता है ये अपील में चले जाते हैं ये। अब आपके साथ भी उधर हुआ होगा, हमारे साथ भी क्यों, कहते थे जी जबरदस्ती हमें प्लीड गिल्टी कराया। ठीक है, वकील ले जाते हैं कि जी जबरदस्ती अपील गिल्टी कराया हमें। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका तरीकेकार ये मैं करता था कि उससे मैं कागज पे लिखवा लेता उसका साइन। ये सेक्शन 245 है सीआरपीसी का, कि कन्विक्शन ऑन गिल्टी, अगर कोई बंदा जो खुद मान लेता है कि मैंने एक्यूज खुद मान लेता है कि मैंने ऑफेंस कमिट किया, तो उसका मैं उसका लिखवा लेता, पूरा परफॉर्मा ही भरवा लेता था सेक्शन 245 का, और लिखवा भी लेता था। अगर कोर्ट में आगे अपील में जाते भी थे तो उसका हम जजमेंट की कॉपियां भेज देते थे, फाइल पूरी भेज देते थे कि यार ये तो खुद जो है मान चुका, तो उन्होंने उसका एक्शन फिर वो आगे वाली कोर्ट से लेती। क्योंकि अपील अगर बंदा खुद मानता है कि उसने ऑफेंस किया है तो उसकी इस तरह की जो है ना वो चीज अपील में उड़ नहीं सकती। यार मैं आपको एग्जैक्ट सेक्शन दिखा दूं, उसमें लिखा हुआ है कि क्या है स्पेशल अपील नॉन अपील। मेरे पास एग्जैक्ट, हाँ सेक्शन 26, ये मैंने जो परफॉर्मा बनाया है सेक्शन 263 में बनाया है। सेक्शन यार देखने दो, अपील सर एक हमारे सेम पास सेक्शन ये आ भी रहा है है। जी 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 सर, डियर। 412 भी है, नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। हाँ, for when the accused has pleaded and is convicted by high court, a court of submission first instance with the appeal consistent। यार वो लीगैलिटी को चैलेंज करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि ठीक जी है जबरदस्ती कराया गया हमारे से, ठीक है ना। वो ये कहते हैं कि जी जज ने तो हमें जबरदस्ती कराया है, कि जी मैं सजा कम दे दूंगा या जुर्माना कम कर सर। दूंगा। हम लोग सर आप क्या कहते हैं? सर एक आपसे हाँ आपसे एक चीज डिस्कस करना जी डियर, चाहूंगा। जी डियर। सर एक यहाँ पे हमने तरीका निकाला हुआ था मलाकान डिवीजन में, और सर आपसे ही इंस्पायर होके एक प्रोफॉर्मा बनाया हुआ था, उसके ऊपर उसे प्लीड गिल्टी करवा लेते थे। हाँ जानी, उस पे बिल्कुल सर परफॉर्मा है, 245 का सर परफॉर्मा उस पे बिल्कुल। सर उस पे क्या लिख देते थे? एक ये कि जी मैं, क्योंकि सर हम खुद गए होते थे मौके पे चेकिंग करने। एक तो हाँ। ये कि जी मैं केस ट्रांसफर करवाना नहीं चाहता, हम्म साथ दूसरा अंगूठा लगवा लिया कि जी मैं मुकदमा चलाना नहीं चाहता, मैं अपना जुर्म तस्लीम करता हूँ। हम्म साथ इजाफी 2-4 लाइनें और भी डलवा ली। हम्म ऑल्दो समरी ट्रायल में आपको उसको 241A के तहत नकुलात दे के 7 दिन की मोहलत देना जरूरी नहीं होती, बट उस पर भी अंगूठा लगवा लिया कि मैं 241A के तहत अपने नकुलात और उसके बाद चार्ज फ्रेम तक 7 दिन की मोहलत नहीं चाहता, जी जी वकील भी रखना नहीं चाहता, मेरे पे मेहरबानी करें, रहम करें, फौरन फैसला कर दें। और हम्म उसमें सबसे फायदा ये हम देखते थे कि हम्म ये कन्वीनियंस हो जाती थी कि क्योंकि वो हम ये सोचते थे कि अब ये प्लीड गिल्टी कर रहा है और बाद में अपील में नहीं जा सकता, तो फिर हमें उसमें देखें वो जिसमें 263 कहते हैं रिकॉर्ड इन केसेस वेयर देयर इज नो अपील, तो उसमें ये भी उसने लिखा हुआ है कि in cases where no appeal lies, the magistrate need not record the evidence of the witnesses or frame a formal charge। तो वो प्रॉपर इतनी लंबी एविडेंस भी रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ती थी, और यानी एक तरह से मसला ये इसको होता बस है ना सोहेब, जैसे सेक्शन 413 में लिखा हुआ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो अपील किस में लाई नहीं करेगी, ये 50 रुपीज से कम हो, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज ओनली, ठीक है। हाई कोर्ट अगर पास करे सेंटेंस जो, और जिसमें जो आपने जो बताया ना, जिस तरह 245 का लिखवा लेते थे कन्विक्शन वाला, सॉरी 243 है गालबन, उसमें आप लिखवा लेते थे कि जी मैं खुद मानता हूँ। वो अभी मैं रेगुलर ट्रायल में आऊंगा तो उस पर बात करेंगे कि जी मैं मानता हूँ मैंने ऑफेंस कमिट किया, तो वो सबसे सेफेस्ट तरीका है।
अब मसला ये होता है कि हम 50 रुपीज से कम अगर जुर्माना करेंगे तो फिर वो अपीलेबल नहीं होगा, लेकिन अगर 50 से अबव किया तो हर सूरत अपीलेबल होगा ना। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, मैंने वो उसको हाईलाइट किया है, नो अपील इन पेटी केसेस। कोर्ट हाई कोर्ट अगर करेगी 6 में नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, कोर्ट ऑफ सेशन करेगी नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, और इन विच कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेंटेंस पास करेगा 50 रुपीज ओनली, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज। तो हम जितने भी पास करते हैं, जब जजमेंट्स पास करते हैं उसमें 1000, 2000, 10,000 हम जुर्माना करते हैं, उसमें जो आप तरीका बता रहे हो ना कि उसको गिल्टी है, वो खुद मान ले कि जी मैंने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो फिर वो तरीकेकार है, उसमें जो है वो अगर अपील में जाएगा भी तो वो किस बेसिस पे अपील करेगा कि जी यार मुझे जबरदस्ती कराया गया टेक्निकल बुनियाद पे, या जिस मजिस्ट्रेट ने किया उसके पास इख्तियार नहीं था कि मुझे वो कन्विक्ट कर सके, या उसका इख्तियार नहीं था कि वो मेरी ट्रायल कर सके, ठीक है। ये देखो ना, ये सेक्शन है सेक्शन 240। आपसे सर एक चीज पूछना चाहूंगा सर, ये हमें सर ये आज तक सही तरह क्लैरिटी नहीं रही कि एविडेंस जब आपने रिकॉर्ड करनी है फाइल पे, उसका तरीकेकार क्या होगा? वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखें, नैरेटिव फॉर्म में लिखें, एक एक बात बताएं, या बीच में थोड़ी उसकी मतलब समरी दें और एग्जैक्ट बात ना बताएं? सर अगर शहादत रिकॉर्ड करना, एविडेंस रिकॉर्ड करना सीखना चाहते हो तो उसका क्या तरीकेकार है? आप यानी आप सेक्शन 343 पढ़ लें, ये पूरा आपका पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड, ठीक है। शहादत देखो यार, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों तरीके हो सकते हैं। देखो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरीके कवर हो जाए, मैं इसमें क्या करता था, या अच्छे जज साहबान जिनसे भी बात होती है वो क्या करते हैं, देखो दो तरीके, एक तो है हम क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में कर लें, एक होता है हम क्वेश्चन आंसर्स के अलावा जो है ना रेगुलर जो है उसके बयान की फॉर्म में कर ले। मैं दोनों तरीके करता था। क्या करता था, फर्ज करो कोई बंदा आ गया, ठीक है ना, उसको जो उसका बयान लिख लिया, पहले कंप्लेनेंट का बयान हो गया, एक्यूज्ड क्या हो गया, जो जरा हुई ना, जो जरा होती है उसके अंदर जो है क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में वकील ने कर ली जरा, और फिर जब एंड पे जब मैंने फैसला करना हुआ ना, तो फिर मैं सेक्शन 342 के अंदर जो उसका जो सेकंड पार्ट दिया गया ना, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर्स पूछेगा मजिस्ट्रेट, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स में पूछ लेता था कुछ 4-5। तो सेक्शन 342 की जो है वो क्वेश्चन आंसर्स वाली शिक भी पूरी हो गई, एंड पे मैंने क्वेश्चन आंसर पूछ लिए, प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस लेते हुए वकील ने क्वेश्चन आंसर्स पूछ लिए, और हमने जो है ना वो उसका जो सलीस और जो है उसका कंप्लेंट और एक्यूज का जो बयान है वो भी ले लिया। तो दोनों चीजें हो सकती है, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में भी हो सकता है और बयान की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन अच्छा ये है कि दोनों चीजों को आप कंबाइन करें। ये बड़े केसेस का है, जैसे आपका जो है इसमें चेक बाउंस का केस होता था, और दूसरे जो अपना छोटे बड़े थेफ्ट के केस हमारे पास उधर आते थे, या 506 का केस होता था, 489F का केस होता था चेक बाउंस का। तो उसमें हम प्रॉपर इसकी जो ट्रायल करते थे, तो हम चीज़ों को पहले अक्यूज का बयान लिख लिया, कंप्लेनेंट का बयान लिख लिया, वकील जब भी जरा करता है क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में करता है, आखिर में जो 349 की आखिरी शिक रह जाती कि मजिस्ट्रेट ने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो अंडर सेक्शन 342 में क्वेश्चन आंसर्स निकाल लिया करता था। तो इसमें सारी चीजें ही कवर हो जाती है। इन शॉर्ट आप दोनों चीजें कर सकते हो, ठीक है, और दोनों ही करनी चाहिए। लेकिन समरी ट्रायल में तो आपके पास वक्त नहीं होता कि आप दोनों चीजें करें। समरी ट्रायल में तो सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि 4 लाइनों में एक्यूज्ड, 4 लाइनों में आपने कंप्लेनेंट का बयान लिख लिया, 4 में एक्यूज्ड का लिख लिया, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, ये भाई तुमने उधर मौजूद थे, फला टाइम मौजूद थे, फला टाइम नहीं मौजूद थे, इस तरह की चीजें पूछ ली, तुम क्या काम करते हो, आलू बेचते हो, गोश्त बेचते हो, वो ये, और तुमने क्या तुम क्या कब से काम कर रहे हो, या तुम्हारा कोई वेयर हाउस, जो भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड केस से रिलेटेड पूछ लिए। तो 2-3 मजिस्ट्रेट के क्वेश्चन हो जाए अंडर 342, कंप्लेनेंट का बयान हो जाए, एक्यूज्ड का बयान हो जाए, और क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए, ठीक है जानी, ये चीज है इसके अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। और इसके अंदर कोई चीज सर? कुछ जी जनरल क्वेश्चन से कुछ जी सागर सर, अगर कोई शॉपकीपर जो गवर्नमेंट की फिक्स्ड प्राइस है उससे लोअर प्राइस में सेल कर रहा है कोई चीज, तो उस पर भी समरी ट्रायल हो सकता है? नहीं, लोअर प्राइस में लोअर प्राइस में करे तो क्या उसने रिसेंटली मैंने सर एग्जांपल देखा था कि तो मैजिस्ट्रेट ने उस पर भी फाइन किया था जो लोअर प्राइस पे भी सेल कर रहा था। नहीं देखो, एक प्राइस आपकी इस आई हुई है, देखो ये तो नोटिफिकेशन पे डिपेंड। अंडर सेक्शन 3 में आपको इसका समझाता है, इसके लीगली तरीके को देखो। अंडर सेक्शन 3 नोटिफिकेशन क्या निकला है, क्या नोटिफिकेशन निकला है कि फिक्स्ड प्राइस आपकी इतनी होगी, या अप टू इस प्राइस तक आप बेच सकते हो। दो तरह के नोटिफिकेशन हो सकते हैं ना, फोर्स करो नोटिफिकेशन लिखा हो कि अप टू 40 रुपए फी किलो हो गए टमाटर, या 50 रुपए फी किलो, या 40 रुपए फी किलो हो गए टमाटर,
ठीक है। अगर उसकी जो सेक्शन 3 के अंदर जो ऑर्डर है उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसकी सजा होगी। टमाटर महंगे या सस्ते बेचने की नहीं होगी, वो उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की सजा होगी। ठीक है, ऑफेंस की सजा होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि 40 रुपए फी किलो से आपने जो कम नहीं बेचनी, या इसकी ये फिक्स रेट होगा 40, उससे अगर कम बेचेगा तो बिल्कुल सजा हो सकती है, टेक्निकली लीगली बिल्कुल हो सकती है। हाँ, अगर लिखा जाता है कि अप टू 40 रुपए फी किलो, तो फिर अगर अप टू 40 रुपए अगर 30 रुपए में बेचता है फिर नहीं हो सकती सजा। ये तो केस टू केस डिपेंड करता है ना। ठीक है। और सर रिसेंटली मैंने एग्जांपल देखा था ऐसी खाने वाल की वीडियो वायरल हुई थी। जैसे गवर्नमेंट ने अभी जैसे ऑर्डर दिया था शुगर जो है वो 70 रुपीज सेल होनी चाहिए मार्केट में, लेकिन जो शॉपकीपर्स थे उनको जो मार्केट में 80 रुपीज से ज्यादा मिल रही थी और वो 82 83 में सेल कर रहे थे। तो शॉपकीपर्स ने प्रोटेस्ट किया ऐसी खाने वाले के अगेंस्ट के हमारे अगेंस्ट वो जब एक्शन ले रहे हैं तो हमें 70 रुपीज में वो अवेल करके भी दें शुगर। देखो दो चीजें होती हैं गवर्नमेंट की प्राइसेस को जब मार्केट में, देखो हम जो एक्शन लिया जाता है अंडर सेक्शन 7, आप प्राइस कंट्रोल की बात करें, देखो अंडर सेक्शन 7 जो एक्शन लिया जाता है वो किस बेसिस पे लिया जाता है कि अंडर सेक्शन 3 जो भी हुक्मनामा जारी हुआ है, ठीक है, पंजाब में जैसे डीसीज जारी करते हैं, जीबी में एसीज जारी करते हैं, उसकी अगर खिलाफ वर्जी हो तो उसमें दिया जाता है। फर्स्ट करो चौकर जिसकी भी आप कीमत कह रहे हो वो जो भी उसमें लिखी गई है कीमत सेक्शन 3 में, तो मजिस्ट्रेट का काम नहीं है कीमतें मुकर्रर करना, एसी का काम नहीं कीमतें मुकर्रर करना, वो डीसी का काम है, वो भी सेक्शन 3 के अंदर। फर्स्ट उसको अगर लिखा गया कि चोकर या आलू या बैगन 50 रुपए किलो बिकेगा तो वो 50 रुपए किलो बिकेगा, मजिस्ट्रेट जाके वो जुर्माना करेगा कि 50 से ऊपर बिकेगा तो, ठीक है। अगर लिखा गया कि अप टू 50 रुपीज बिकेगा, अगर अप टू 50 रुपीज नहीं को बेच रहा, ज्यादा का बेच रहा तो उससे जुर्माना होगा ही होगा सर। तो एसी इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो तो जाहिर है उनको लॉ नहीं पता, वो जो मर्जी करते रहे। लेकिन देखो रेट सेट करना जो है ना, वो जो प्राइस कंट्रोलर है उसकी जिम्मेदारी। मैं आपको सेक्शन 3 दिखा देता हूँ ताकि आपको इसको थोड़ा सा वो जो है आपका, देखो ये प्राइस कंट्रोल प्रॉफिट एंड होल्डिंग एक्ट इसका हम सेक्शन 3 में चलेंगे। देखो पावर टू मेक ऑर्डर्स, फेडरल गवर्नमेंट या कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिससे फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेशली पावर किया, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर जो लास्ट शेड्यूल में लिखा है, जो डीसी शामिल है, वो ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्टेशन कैसी होनी चाहिए, एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइस क्या हो, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज आपने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसकी प्रोडक्शन कैसे करनी है, आपने उसकी कीपिंग कैसे करनी है, होर्डिंग आपने किस तरह रोकनी है, आपको किस तरह उसको किस तरह आपने डिस्प्ले करना है, कुछ भी चीज जो भी हुक्म जारी करता है ना डीसीएस के अंदर, वो अंडर सेक्शन 3 जारी करता है। उसकी हुक्म की खिलाफ वर्जी में मजिस्ट्रेट एक्शन लेता है। मजिस्ट्रेट खुद से कोई चीज नहीं बेच सकता, बदल नहीं सकता, वो अंडर सेक्शन कार्रवाई करते हैं। समझ आई आपको? सागर समझ आई? ठीक है, समझ आई आपको? तो वो जो मर्जी उसके खिलाफ निकालते रहे, ठीक है, जो मर्जी उसके खिलाफ वो निकालते रहे, जुलूस जलसे निकालते रहे एसी खिलाफ। एसी तो नहीं प्राइस चेंज कर सकता ना। देखो होता ये है प्रैक्टिकली, मैं फील्ड में जाओगे सो ये है, मैं हमें काफी अर्सा हो गया है, तो हम फील्ड में तो हमें देखो जब भी ये प्राइसेस जब भी होती नोटिफाई होती है तो एटलीस्ट बाजार कमेटी को जरूर वो कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि बाजार कमेटी को कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए, ठीक है। तो उनका कहना कि जी चीजें महंगी बिक रही हैं, फिर एक इससे थोड़ी सी हट जाएगी बात। देखो ये डिमांड एंड सप्लाई का गैप तो होता ही है ना। जो ऑर्डर 3 के जो नोटिफिकेशन निकले वो इस चीज को देख के निकाला जाए कि डिमांड एंड सप्लाई गैप का जो डिफरेंस आ रहा है उसमें से जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो फ्यूल प्राइस हाइक की वजह से जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसको वो केटर करें। यानी कि इतनी थोड़ी प्राइस आप नोटिफाई ना कर दे डीसी के वो इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल हो, ठीक है। ऐसा ऑर्डर ना हो जो इम्प्लीमेंट ही ना हो सके। क्या कहते हो? मे बी कल को प्राइस कंट्रोल की बात है, फर्स्ट करो ऐसे बिल्डिंग बायलॉज बन जाए, एलडी ऐसे बिल्डिंग बायलॉज बना दे जो एलडीए के मजिस्ट्रेट वो इम्प्लीमेंट ही ना करा सके। पॉसिबल है ना। फर्स्ट करो कि आप फूड सेफ्टी के ऐसे बायलॉज बना दो जो पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर आपको मजिस्ट्रेट की पावर मिली, आप उसमें इम्प्लीमेंट ही ना कर सकते, प्रैक्टिकली अब ना करा सको, और प्रैक्टिकल चीज तो अलग है इससे। और हम जाए रेगुलर ट्रायल पे। जी सर। अच्छा ये चैप्टर 20 है। देखो रेगुलर ट्रायल बड़ी आसान होती है, ठीक है ना, ये इससे भी थोड़ा टाइम लेती है।
दिन में मैं और सोहेब तो शायद 20 हम रेगुलर ट्रायल करते थे दिन के अंदर, क्योंकि वो चलता रहता है, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है आगे, तो बंदा कर लेता है। देखो बिल्कुल सर, तारीख पे तारीख ही होती है, तारीख पे तारीख होती है कि अच्छा होता उसमें क्या है, वो वकलात डिले करते हैं जी, आज मेरा जो है ना वो क्लाइंट जो बीमार हो गया, जिसके पेट में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज सेशन जज बुला रहा है मुझे, या आज मुझे डीसी ने बुला लिया है, आज जो है ना मेरा दिल बतला रहा है ना, डिले पे डिले करते हैं। डिले को कंडोन कर सकते हो, मैं आपको आज तरीका बताऊंगा। कंप्लेनेंट का वकील आ गया बट अक्यूज का वकील नहीं आया, और आज का वकील आ गया और कंप्लेनेंट का नहीं आया। कंप्लेनेंट का लिए, कंप्लेनेंट का वकील है तो कंप्लेनेंट में तो उड़ा सकते हैं, मैं तो बहुत उड़ाता था इनको। तो दोबारा ये दरखास्त देते हैं, 2 दिन दफा उड़ाओ तो ठीक हो जाते हैं। तो अच्छा इसमें देखो, अच्छा चैप्टर 20 है ऑफ द ट्रायल ऑफ केसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स, ये रेगुलर ट्रायल का चैप्टर है। पिछला 262 261 समरी ट्रायल का था, ये रेगुलर ट्रायल का। सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। देखो किसी को आपने रेगुलर ट्रायल करनी है, ठीक है, फर्ज करो आपको चालान पेश हुआ है आपकी अदालत में, पुलिस मुलजिम को भी लेके आई, एक सिनेरियो में बताता हूँ, ठीक है, आपने सेक्शन 119 कॉग्निजेंस ली, आप एक्यूज्ड को उसी वक्त जो है सेक्शन 161 जो विटनेस वगैरह के बयान है, सेक्शन 164 में एक्यूज ने कन्फेशन की है, या एक्यूज्ड कोई उसने जो है कोई सी बात पे माना है, वो अपना एक्सेप्ट किया, उसने कोई फैक्ट इन इशू और फैक्ट रिलेटेड टू द फैक्ट इन इशू माना है, तो उसकी कॉपीज आप एक्यूज्ड को दोगे, एफआईआर की कॉपी होगी, उसमें विटनेसेस के बयान होंगे, जो भी उसकी जो भी केस की कॉपी है, वो आप कॉपी सारी एक्यूज्ड को दोगे, और 7 दिन बाद चार्ज फ्रेम करोगे, एटलीस्ट 7 दिन बाद। 7 दिन के लिए क्या कर सकते हो, फर्स्ट करो सेक्शन 188 पीपीसी के अंदर कोई बंदा आता है, कोई प्राइस कंट्रोल ले लो, 188 तो आपके पास नहीं है, प्राइस कंट्रोल प्रॉफिट एंड होर्डिंग एक्ट ले लो, 3/7 में जो है आपको पास को बंदे गिरफ्तार होकर आ जाते हैं, ठीक है, अब वही कॉग्निजेबल ऑफेंस है पंजाब के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके पास, आप क्या करते हो कि उनको चार्ज फ्रेम करना, 7 दिन बाद चार्ज फ्रेम करोगे, लेकिन जब भी वो लोग आते हैं आप उनको एफआईआर की कॉपी, जितने भी केस के जो है कागजात है सेक्शन 161 164, उसकी कॉपीज आप उसको मुलजिम को दोगे, 7 दिन का टाइम दोगे ताकि वो को वकील कर ले, ठीक है, अपना माइंड बना ले, 7 दिन बाद आप चार्ज फ्रेम करोगे। उन 7 दिनों में कम से कम वो क्या होगा, 7 दिन में आप उसको जुडिशियल करोगे। अच्छा जुडिशियल में 2 चीजें आ जाती हैं, उसमें 2 तरह के ऑफेंसेस, जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो 2 तरह के ऑफेंसेस होते हैं, या है बेलेबल या है नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस में बेल एक्यूज्ड का राइट होता है, ये आपको रमदे साहब बनाएंगे, बेलेबल ऑफेंस में बेल एक्यूज्ड का राइट होता है, ठीक है, एक्यूज को बेल मिल ली, आप एक्यूज को कहोगे भाई बेल तुम्हारा राइट है, जैसे प्राइस कंट्रोल प्रॉफिट एंड होर्डिंग एक्ट बेलेबल है, लिखा नहीं हुआ, जिसमें ना लिखा वो बेलेबल होता है, ठीक है, उसमें लिखा नहीं हुआ कि बेलेबल है नॉन बेलेबल है। अच्छा उसमें आपने कहना है कि जी बेल आपका राइट है, अपनी बेल करा सकते हैं, ठीक है, वो बेल में आप फर्स्ट करोगे कि जी ₹1,00,000 के चल के जमा कराओ विद 2 रिलायबल जो श्योरिटीज, 2 बंदे आप ले आओ, इलाके के बड़े ले आओ, खान खवानीन ले आओ, वडेरे ले आओ, बुजुर्ग ले आओ। अगर आपकी वो अगर वो कहते हैं कि 7 दिन बाद भी ये बंदा आएगा, अदालत में आएगा, इसकी गारंटी देते हैं, तो फिर मैं आपको बेल पे छोड़ूंगा। उसमें भी अगर आप देखो, अगर आपके मुताबिक रिलायबल बंदे को नहीं ले आते तो आप उसकी बेल ना दो, या उतने के ₹1,00,000 का मचल के नहीं जमा कराते तो उसकी बेल ना लो, ठीक है, लेकिन बेलेबल ऑफेंस में बेल एक्यूज का राइट होता है, ठीक है। अच्छा अब आती है दूसरी चीज के नॉन बेलेबल ऑफेंस। फर्स्ट करोगे आपके पास एमपीओ होता, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, 16 एमपीओ जिसपे हम लोग करते रिएक्शन, 16 एमपीओ के अंदर नॉन बेलेबल है 16 एमपीओ। फर्स्ट करो को बंदा आता है तो आपने उसको जेल करना है, तो सबसे पहले अपने जुडिशियल पे भेज, जुडिशियल कस्टडी पे भेजना है। जुडिशियल कस्टडी एज सच इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, वो जुडिशियल कस्टडी में कोई बंदा जाता है तो एट द डिस्पोजल ऑफ जज होता तो जेल में ही जाता है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी जज की कस्टडी में होता है। अच्छा वो जब भी कोई बंदा पुलिस के चुंगल से हट के जुडिशियल कस्टडी में जाता है तो बड़ा वो खुश होता है, तो पुलिस वाले तो फैंटी लगाते हैं बहुत ज्यादा, तो जुडिशियल कस्टडी में जेल में जाता है तो खुश होता है। खैर नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर वो 10 साल से कम हो इम्प्रिजनमेंट, तो बेल जो है वो अक्यूज्ड का राइट होता है, लेकिन उसका प्रोसीजर है। फर्ज करो कि आपने इस बंदे को जेल भेज दिया, उसका 7 साल का जुर्म था, सॉरी 3 साल का जुर्म, 7 साल तो है नहीं, 3 साल का जुर्म था, आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस था, आपने भेज दिया। अच्छा अब उसका कोई वकील आएगा, बेल की दरखास्त गुजारेगा, ठीक है, आपने सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को नोटिस करना है। किसको नोटिस करना है? प्रोसिक्यूशन को नोटिस करना है कि इस पे आके बहस करे कि क्यों उस बंदे को बेल दीजिए। प्रोसिक्यूशन कहेगी नहीं देनी बेल, एक्यूज का वकील कहेगा जी बेल देनी है, बहस होगी उसके ऊपर,
फिर आप छोटा सा शॉर्ट ऑर्डर निकालोगे किसी बेल नॉन बेलेबल जैसे 489F जो है, मैं और सोहेब करते रहे 489F के ऊपर, तो सोहेब मैं तो मुश्किल लोगों को बेल देता था उसके ऊपर, आप बिल्कुल देते थे बिल्कुल सामने नहीं नजर आ रहा होता है कि यार 489F पे बहुत कम लोगों को बेल मिलती है, लेकिन मैं बहुत कम को देता था। अच्छा खैर, वो बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस पे आपने स्टेट को नोटिस करना है कि जी फला दिन आके इस पे बहस की जाए, फला दिन आएगा, स्टेट कहेगी, एपीपी कहेगा कि जी इसको बेल नहीं देनी, ये वजूहत है, एक्यूज का वकील कहेगा जी इसको उन वजूहत पे बेल दे, फैसला आपका है, ठीक है, आपने फैसला करना है, डीप ड्वेलिंग नहीं करनी, डीप नहीं जाना मेरिट्स ऑफ द केस को, क्योंकि ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं, ट्रायल उससे स्टार्ट होती है जब चार्ज फ्रेम होता है, ठीक है, चार्ज फ्रेम होता है तो ट्रायल स्टार्ट होती है। फर्ज करो कि आपने कि एपीपी को भी सुना, स्टेट को भी सुना, अक्यूज्ड को भी सुना, जजमेंट आपने दे दी कि इसको बेल पे रिहा कर दिया जाए, ठीक है, बेल पे जब वो रिहा होके आएगा, 7 दिन गुजर गए, 14 दिन गुजर गए, ठीक है, आया आपके सामने, अच्छा बेल पे रिहा होने से पहले वो मचल के जमा कराएगा, लाख रुपए के जमा कराए, 2 श्योरिटीज रिलायबल बंदे जमा कराए, उसने वकील ने दी श्योरिटी, तो वो छुट जाएगा। अच्छा जब वो 7 या 14 दिन बाद आएगा तो फिर आपने चार्ज फ्रेम करना है। चार्ज के लिए मैं आपको सीआरपीसी का परफॉर्मा दे दूंगा, आपकी सीआरपीसी के पीछे लिखा होता है कि चार्ज कैसे फ्रेम करना। आई सागर कुमार सन ऑफ अपना मिस्टर कुमार रेजिडेंट ऑफ फला इज देयर बाय चार्ज यू मिस्टर अली अंडर द ऑफेंस ऑफ फला फ्लांडर फॉर होर्डिंग टोमेटो, जो मर्जी भी, ठीक है, कर लो। चार्ज आपका इस तरह फ्रेम होता है, इसका पूरा परफॉर्मा है, सीआरपीसी में हर चीज का परफॉर्मा बना हुआ है, चार्ज का भी प्रॉपर परफॉर्मा है, कहते हो तो मैं आपको चार्ज और मजिस्ट्रेट अपना नाम लिखिएगा, आई मजिस्ट्रेट, यानी कि मैं मजिस्ट्रेट का, जैसे सागर कुमार नाम हो गया, मैं मजिस्ट्रेट सागर कुमार, मोहम्मद अली जिसके ऊपर ये चार्ज है कि जिसने टमाटर महंगे बेचे थे, ये बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी, उसको चार्ज करता हूँ अंडर सेक्शन 3/7 ऑफ प्राइस कंट्रोल प्रॉफिटिंग होर्डिंग एक्ट, या 16 MPO या 489F ऑफ पीपीसी, जो भी होगा, ठीक है। मैं आपको चार्ज का एक दफा परफॉर्मा दिखा देता हूँ, मेरे पास इधर पड़ा हुआ है चार्ज के परफॉर्म में, होपफुली मैं जरा देखता हूँ। अच्छा जी, सीआरपीसी परफॉर्मेंस, आपके उस परफॉर्मेंस खुले, मैं खोल लेता हूँ सीआरपीसी परफॉर्मेंस, सीआरपीसी परफॉर्मेंस। अच्छा समन टू, ये आपके पास खुल गए होंगे, सीआरपीसी परफॉर्मा खुल गए जी, नजर आ रहे हैं? नो सर, नहीं खुले आपके पास? नहीं सर, अभी ओपन है। नो सर, खुल गया जी। सीआरपीसी परफॉर्मा खुल के होंगे, इसमें हर तरह का परफॉर्मा है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आपको परफॉर्मा दिखा देता हूँ। सर ये आपने कैसे ये इसकी फाइल हासिल की है, इन परफॉर्मेंस की? ये तो ऑनलाइन बड़ी मुश्किल, मैंने ढूंढे, नहीं मिलते। यानी आपको मैं सारा दे दूंगा ना, ये देखो चार्जेस अंडर वंडर वर्ड है, ये सब आपको मिल जाएगा। चार्ज आपने किस तरह करना है, अंडर वन हेड अगर एक उस पे ऑफेंस हो, उसने कमिट किया, जैसे 3/7 का किया, 16 MPO की है, 489F की है, आई सागर कुमार स्पेशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हेयर बाय चार्ज यू मोहम्मद अली एज फॉलोइंग दैट यू ऑन द अबाउट द डेट ऑफ 28th of जुलाई 2020 वेज्ड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान कर लो या कुछ भी कर लो, आपने पहले उसको बताना है कि आपका ऑफेंस क्या है, और ये पीपीसी के अंदर, पीपीसी क्योंकि आपको बस नहीं, वैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, या लोकल स्पेशल लॉ के किस सेक्शन के अंदर ये फॉल करता है, ठीक है। सागर आप बात नहीं कर रहे इसलिए मैं आपको बार बार देख रहा हूँ, ठीक है, सुनाई दे रही है सागर आपको आवाज मेरी? ठीक है सर बीच में डिस्टॉर्शन हो रही थी ना, डिस्कनेक्टेड हो रहा था, इस वजह से। अब आ रही है, अब आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा ये चार्ज है जिससे आपने चार्ज होगा, ये परफॉर्मा आपको बने बनाए मैं दे दूंगा, ठीक है। आपने सिर्फ अपना नाम लिखना होगा, क्यूज का नाम लिखना होगा, और ऑफेंस आपने लिखना होगा, नीचे आपने सिग्नेचर करना होगा। चार्ज फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। चार्ज फ्रेम करने के बाद ट्रायल क्या होती है, क्या होती है चार्ज फ्रेम करने के बाद? ट्रायल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये चार्ज फ्रेम हो गया। उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड होती है। एविडेंस कैसे होती है? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स आपको बता देता हूँ। आपके पास कंप्लेनेंट का बयान तो पहले आ गया, एफआईआर भी पहले आ गई, ठीक है। अब आपने एक्यूज का बयान लेना है। एक्यूज का जो मैजिस्ट्रेट आएगा वो कंप्लेनेंट पे जरा करेगा अपना, और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस पे जरा करेगा, ठीक है।
प्रोसिक्यूशन का जो विटनेस होगा यानी कंप्लेनेंट के जो विटनेस होगा इन सिंपल वर्ड उन पे जरा करेगा, कंप्लेनेंट पे जरा करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है जो एविडेंस एक्रू होगी उसके हिसाब से हमने फैसला करना है। अभी बहुत अच्छी इन्होंने बात की थी अपने भट्ट साहब ने ना कि सेक्शन ये जो है हम क्वेश्चन आंसर किया करें या सलीस के अंदर हम लिख लिया करें। मैं ये करता ये था, ये मोस्टली जजेस को भी मैंने देखा ये करते हैं कि जो सारा पिच फॉर्मेट जो होता है एज जैसे वकील चला रहे होते हैं या एक्यूज या अपना विटनेस उस तरह चलने देते हैं, यानी कि कंप्लेनेंट का बयान या एफआईआर तो आ गया, एक्यूज का बयान भी सलीस वन में आ गया। क्वेश्चन आंसर्स जो करता है ना वकील करता है क्रॉस एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में करता है। एंड पे जरूर सेक्शन 342 के अंदर एग्जामिनेशन करते हैं विटनेस की, सॉरी एक्यूज्ड की। तो जरूर सेक्शन 342 के अंदर आपने एक्यूज की एग्जामिनेशन करनी है। मैं भी करता हूँ, व्हाट्सएप भी करते रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जजमेंट इनकी पास करनी है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये सिंपल सा हो गया आपका तरीकेकार मैंने बता दिया। इसमें तो नहीं किसी को शक, मैं थोड़ा तेज तो नहीं बता गया? नहीं सर, नहीं। बट एक आपसे क्वेश्चन पूछना था। अब मैं थोड़ी और चीजें बता रहा हूँ। जी जी बताओ, कौन पूछ रहा था? कोई माजिद या बट आप कुछ पूछ रहे हैं? सोहेब। जी जी सर। जी जी सर अगर सर बंदे को पुलिस ने पकड़ा है कल रात को, नॉन बेलेबल ऑफेंस था, पहली दफा आपको उन्होंने प्रोड्यूस किया, ठीक है जी। अब जैसे कि आपने बताया कि एक दफा उसको जुडिशियल करना जरूरी है, उसके बाद आप रिकॉर्ड मंगवाएंगे, प्रोसिक्यूशन उसका वकील आएगा, प्रोसिक्यूशन आएगी, बहस होगी। बट फर्ज करें सर कभी कभी आपको पता है ये बड़े कनेक्टेड बंदे होते हैं, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में आते हैं, साथ ही एपीपी भी आ जाता है, साथ ही उसका वकील भी आ जाता है। एपीपी तो आपको पता है सर वहां पे अक्सर आपकी अदालत में वैसे ही मौजूद होता है, वो सारे इकट्ठे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी ये देखें मैं दरखास्त भी ले आया हूँ नॉन बेलेबल ऑफेंस में रिहाई के लिए, पुलिस का रिकॉर्ड भी मौजूद है, मुलजिम भी मौजूद है, एपीपी भी मौजूद है। तो आप जुडिशियल ना करें, आप अभी करा लें बहस और फैसला कर दें आपने क्या मेरे साथ ही हो चुका है, कई दफा होता है, ये आपके साथ भी हुआ होगा। मेरे साथ एक केस था, वो यार एक पीटीआई का नाजिम था, उसने मेरे एक्स्ट्रा असिस्टेंट एडिशनल एसी था यार मेरे पास, बड़ा अच्छा लड़का था यार, उसके साथ बदतमीजी की थी बेसिकली उसने ना 188-89 में। उस गरीब ने मुझे कंप्लेंट लिख के भेजी ना, अभी हम एसी है वहाँ पे, पीएमएस के पी का था, बड़ा अच्छा लड़का था। अच्छा वो हमने उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, कॉग्निजेबल ऑफेंस था मुझे याद है उसके अंदर, नहीं सॉरी कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, समन किया था तो वो आया था, मुझे याद है समन किया तो आया, तो साथ एपीपी भी आ गया, साथ उसका वकील भी। उन्होंने कहा कि जी सर अभी बहस करा ले उसके ऊपर, ये बेल कर दे, नॉन बेलेबल था सेक्शन नॉन बेलेबल लगे हुए थे। अच्छा 188 का जो है ना वो सीआरपीसी में ये लिखा हुआ है कि नॉन बेलेबल है। इसके अंदर कुछ चीजों पे ये, इसमें भी मैंने एक दो सीआरपीसी बेलेबल देखा है, कईयों में नॉन बेलेबल है। ये अभी इस पर खैर कभी किसी दिन बहस करेंगे इसका क्या स्टेटस है। खैर अभी ये है इसके अंदर के उसमें ये नॉन बेलेबल, उसमें मुझे याद है 188 को हम कंसिडर करते हैं, किसी को नॉन बेलेबल्स में को हमने सेक्शन लगाया था उसको रगड़ने के लिए। अच्छा उसमें क्या हुआ कि यही हुआ कि वो एपीपी भी आ गया उसके अंदर, वो नाजमीन भी आ गया, जिला नाजिम ने भी मुझे रिक्वेस्ट करते कॉल की, वो बड़ा अच्छा था। अच्छा मैंने फिर भी ये किया कि मैंने कहा यार अब स्टेट को नोटिस करना है और कल मैं फिर सुनूंगा, ठीक है। मैंने ऑर्डर शीट में लिख दिया है कि नोटिस टू स्टेट टू अपीयर फॉर जो है ना इसके बहस करने के लिए अपीयर हो जाए, कल का 1 दिन का टाइम दे दिया था, ठीक है। तो 1 दिन का मैंने टाइम दे दिया था उसके अंदर, मुझे याद है। तो ये टेक्निकली इशू आते हैं, बहुत हो तो स्टेट को फौरी तौर पे ऑर्डर शीट में नोटिस दे दो, लेकिन 1 दिन का टाइम फिर भी मिल जाता है, क्योंकि आप उनको को वकला मेरे ख्याल में केपीके वाले तो समझदार थे अच्छे, 1 दिन का टाइम तो दे देते। 1 दिन भी उसका जेल में गुजारना किसी बंदे का अच्छा खासा होता है, तो 1 दिन का टाइम भी हो जाए तो वो काफी है। या आप इस तरह कर लो कि स्टेट को नोटिस कर दो अपील, लेकिन फिर आपको ऑर्डर शीट पे तो हर सूरत लिखना पड़ेगा ना कि बेल की दरखास्त, सबसे पहले तो बेल की दरखास्त देगा, बेल की दरखास्त देगा वकील। आप उस वकील को क्योंकि जी बेल की दरखास्त तो डालो ना पहले, नॉन बेलेबल ऑफेंस, अब दरखास्त बनाने में 4 घंटे लगा देगा, ठीक है। दरखास्त लेके आएगा तो यार कोर्ट का टाइम खत्म हो गया, मैं कल सुनूंगा इसे, ठीक है। वो जितना मर्जी जोर लगाता है, जोर तो जाहिर है कनेक्टेड होते हैं लोग, हर बंदा ही कनेक्टेड होता है दूसरा बंदा, तब उसको वो कि यार कल, यही तो पावर है मजिस्ट्रेट की, मजिस्ट्रेट से कौन पावरफुल होता है ज्यादा। अभी कहोगे कि जी कल इसको मैंने तारीख डाल दी है, मैंने बड़ा एहसान किया पे कल तारीख डाल के, वरना तो मैंने हफ्ते बाद की डाल दी थी तारीख, ठीक है। कल तारीख डाली है, स्टेट को नोटिस कल का दिए है इसकी बहस करने का, ठीक है।
आर्गुमेंट्स का नोटिस कल का दिया तो कल उस पर आर्गुमेंट्स होंगे, आप भी आ जाए, वो ईपीपी भी आ जाएगी, ईपीपी भी कह देना कि कल आप तो अदालत का टाइम खत्म हो गया। मुझे याद है मैंने इस तरह का कुछ किया, मुझे प्रॉपर नहीं याद, 2017 की बात है। तो लेकिन मैंने इस तरह का कुछ किया था कि मैंने एक दिन का टाइम ले लिया था उस पर, एक दिन उसकी जो अच्छी खासी जो दुर्गत बन गई थी, वो थाने का कोई था, अपना थाना एरिया था हमारे पास उधर, उसका कोई छोटा सा कोई नाजिम था, यूनियन नाजिम टाइप। तो मुझे याद है इस तरह का एक दिन का टाइम कर सकते हो, ऑर्डर शीट में लिख लो कि ये आर्ग्यूमेंट्स के लिए कल की डेट फिक्स की है हमने। इसने पहले तो सबसे पहले तो वकील पे डालो, जो वकील उसको को यार रिटर्न में लिख के दो, बेल जिसकी जो बेल की दरखास्त जो है, बेल पिटीशन रिटर्न में लिख के दो। आपकी पिटीशन आएगी तो फिर मैं इसको अपना स्टेट को नोटिस करूंगा, स्टेट को नोटिस करने में एक दिन लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें तो होती हैं, इसके अंदर तो मैनेज करना। और मुझे तो खैर मजा आता था इसमें, मुझे ऐसा कभी कोई खास इसमें नहीं आया इशू किसी के अंदर, किसी बंदे के। मैं भी पंजाब के डायनेमिक्स शायद फर्क हो सिंध के भी, बट केपीके के हालात क्योंकि अच्छे हैं, ओवरऑल लोग लॉ बाइंडिंग है। अच्छा, सेक्शन 242 है चार्ज फ्रेम करना। अच्छा, और उसको फिर पूछा जाएगा कि आप क्या इस चार्ज जो आपने फ्रेम किया है कि उसको आप मानते या नहीं मानते। अच्छा, अगर वो मानता है तो सेक्शन 243, अगर वो मानता है कि जी मैंने, अगर आपने मेरे 3/7 का चार्ज आपने मुझे फ्रेम किया है कि मैंने फलां होर्डिंग की है, फलां चीज़ महंगी बेची है, तो मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। तो आप उसके ही वर्ड्स में, नियरली एज मच एज पॉसिबल आप उसके वर्ड्स में लिखोगे, और मजिस्ट्रेट अगर चाहे मे कन्विक्ट हिम अकॉर्डिंगली, और तो उसी बेसिस पे उनकी उसकी एडमिशन की बेसिस पे उसको, कि वो ट्रुथ एक्यूजिशन जो उस पर इल्जाम लगा है उसकी एडमिशन की बेसिस पे ही उसको जेल या जुर्माना कर सकता है। जैसे सुहेब ने बताया, अपना माजिद और अपना सागर, हम क्या करते थे कि हम टाइम बचाने के लिए अपना भी और अगले का भी हम कहते थे यार मान लो, ये कई तो वो बंदे खुद भी मान जाते थे, ठीक है, तो हम उसको लिखवा लेते थे कि यार इसने खुद माना है कि इसने ये इस तरह की हरकत की है, टिम्बर काटा है इसने। फिशरीज के मेरे पास केसेस आते थे, उसमें कह देता था कि जी फिश हमने इलीगल फिशिंग की है, हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो लोग खुद भी लोग मान जाते हैं, ठीक है। तो कि जी हमने, तो हम उसको लिखवा लेते हैं। अच्छा, उस पर अपील नहीं होती, अपील वो इस बेसिस पे सेशन कोर्ट वगैरह जाकर कहते हैं कि यार ये तो हमें जबरदस्ती कराया गया, लेकिन उस पर पास उनके पास कोई एविडेंस नहीं होती कि मजिस्ट्रेट ने जबरदस्ती कराया या पुलिस ने जबरदस्ती करवाया उनसे। असल में होना तो ये चाहिए कि हम जबरदस्ती ना करें किसी, हम करते भी नहीं थे, हम कह देते कि यार, कई दफा वकील कह देता है कि चल तू मान ले, प्रोसिक्यूशन वाला कह देता है कि मान लो, तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जज साहब से कि थोड़ी सी कम आप सजा दे दे। वो एपीपी कई दफा मुझे रिक्वेस्ट करता था कि सर थोड़ा ये मान जाता है, इससे थोड़ी कम दे दे सजा। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीजें। लेकिन अगर कोई मानता है कि मैंने ये जुर्म सरजद किया है जिसका मैं चार्ज फ्रेम हुआ है, तो उसको सजा दी जा सकती है। मजिस्ट्रेट में कन्विक्ट हिम, मजिस्ट्रेट उसी पे उसे कन्विक्ट कर सकता है, उस पे जो है उसके खिलाफ फैसला दे सकते हैं में, लेकिन जरूरी नहीं है मजिस्ट्रेट करे। मजिस्ट्रेट समझे कि अगर इससे जोर जबरदस्ती किसी ने इससे कराया है तो फिर मजिस्ट्रेट से कन्विक्ट नहीं करेगा, और फिर क्या आ जाएगा, प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस की स्टेज आ जाएगी। अगर फर्ज करो प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस की स्टेज आए तो एविडेंस दी जाएगी उसी तरह ही होगी, आपके पास एफआईआर आ गई या कंप्लेंट आ गई। अच्छा, एफआईआर और कंप्लेंट दोनों में थोड़ा सा फर्क है प्रोसीजर के अंदर, मैं बता दूंगा। अच्छा, उसके ऊपर एफआईआर या कंप्लेंट आ गई, अक्यूज्ड आ गया, अक्यूज्ड के वकील ने जरा की प्रोसिक्यूशन विटनेसेस पे और कंप्लेनेंट पे, वो पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको खत्म करने बाद जो है एफआईआर और कंप्लेंट केस का डिफरेंस बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया कि अच्छा, सेक्शन 164 ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई दफ़ा होता ही है, ये हमारे मिलिट्री केसेस में होता रहा है ये, कि ये अक्यूज्ड जो होता है वो कई दफ़ा मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान करा लेते हैं, वो अपना कोई जुर्म पूरा मान लेता है या कोई हिस्सा मान लेता है उसका, उसका 164 का बयान कहते हैं, इसका भी प्रॉपर परफॉर्म है कि वो मान लेता है कि जी मुझे जिस एफआईआर में गिरफ्तार किया गया है या जिस चीज़ में गिरफ्तार किया गया है, जिस ऑफेंस के, मैं उस ऑफेंस को मानता हूँ या उसकी कुछ शिकों को मानता हूँ, ठीक है। अगर अदालत में उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाए इस मामले के ऊपर, उसके वकील को अक्यूज पे क्रॉस एग्जामिनेशन, तो उसको अदालत उसी सेक्शन 164 को ही सच तस्लीम करके, ठीक तस्लीम करके सजा दे सकती है। तो बहुत बड़ी चीज़ है। जो अपना ये जो आर्मी कोर्ट्स होती हैं वो हमेशा ये करती है कि आदमी मान जाता है अक्यूज कि जी मैंने ये ऑफेंस मुर्तकब हुआ इस ऑफेंस का, या मैंने टेररिज्म का मुर्तकब हुआ, क्योंकि उसके विटनेसेस नहीं मिलते, बदकिस्मती ये होती है। तो आर्मी वालों को करना क्या पड़ता है, रीजन उनकी क्या हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि उनको 164 का बयान कराना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने। अगर मजिस्ट्रेट का 164 का बयान प्रॉपर हो
और वॉलंटरीली बंदा क्या है कि जी मैंने जुर्म सरजद किया, टेररिज्म किया, जो कुछ भी किया, और अदालत में आके उसे एक दफा क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिले तो 164 के बयान पे ही उसको सजा हो सकती है। ठीक है, अब वो सजा मर्जी है कि जज कितनी सजा देता है। ठीक है, अच्छा अगर आखिर एविडेंस हो जाती है, सब हो जाता है, अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट, ये नहीं यकीन हो सका विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट कि इस बंदे ने ही क्राइम कमिट किया है, तो वो क्या होगा, वो बंदा छूट जाएगा। किसी बंदे को उस वक्त तक जेल नहीं हो सकती जब तक विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट ये कंफर्म ना हो जाए कि इस बंदे ने क्राइम किया। एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। एक्यूज्ड फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ होता है क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लेनेंट पे होता है। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे लॉज हैं, लोकल स्पेशल लॉज हैं, जैसे प्राइस कंट्रोल प्रॉफिटिंग होर्डिंग एक्ट हो गया, एमपीओ हो गया, नैब ऑर्डिनेंस हो गया, एंटी करप्शन हो गया, जिसपे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, एक्यूज्ड पे होता है। बड़े खौफनाक लॉज है जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे होता है। एक्यूज ने बताना होता है कि मैंने जुर्म सरजद नहीं किया, जबकि 90% ऐसे लॉज हैं जिसपे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, प्रोसिक्यूशन में होता है। यानी कि प्रोसिक्यूशन ने विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट ये बताना होता है कि फलां बंदे ने जुर्म मर्तकब किया, फलां बंदा जुर्म का मर्तकब हुआ है और उसको सजा दी जाए, तो फिर उस बंदे को सजा दी जाती है। ठीक है, तो अगर विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट प्रूव ना हो सके कि इस बंदे ने जुर्म किया है, तो वो इक्विट हो जाएगा, और इक्विट की जो है अपील नहीं होती सेशन कोर्ट में। उसके बाद वो जो है हाई कोर्ट जा सकता है, और एक लंबा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इक्विटल हो जाए तो फिर हाई कोर्ट पे रेफरेंस जाता है उसका, उसकी अपील नहीं होती सेशन कोर्ट को। हाँ अगर आपने किसी बंदे को सजा दी है तो सेशन कोर्ट उसकी अपील हो सकती है। ठीक है, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट में सेक्शन नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट। हाँ ये कंप्लेनेंट जैसे स्वेब क्या था, कंप्लेनेंट नहीं आता तो अगर जज समझे तो उसको केस को खारिज भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते थे, एक दो दफा टाइम दे देते थे। विड्रॉल और कंप्लेनेंट किसी पर अपना केस विड्रॉ कर सकता है। अच्छा मजिस्ट्रेट अगर समझता है कि जी केस बनता ही नहीं है और ये गलत फ्रिवलेस लिटिगेशन हो रही है, तो वो किसी वक्त केस को खत्म कर सकता है। ठीक है, एट एनी विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट ऑफ इक्विटल और कन्विक्शन। ठीक है, तो और किसी भी वक्त वह एक्यूज्ड को एनी स्टेज वो रिलीज कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट का बहुत बड़ा इख्तियार है, अगर केस नहीं बनता, अगर कंप्लेनेंट नहीं आता, अगर विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट जो है प्रोसिक्यूशन अपना केस जो है वो नहीं प्रूव कर पाती, तो वो एक्यूज्ड को रिलीज कर देगा। ठीक है, इसमें सारी चीजें समझ आएंगी आपको। होपफुली मैं को बहुत तेज नहीं बोल गया। ठीक है, नहीं से बहुत आ रही जबरदस्त है। है। ठीक है, आ रही है समझ इसके अंदर। अच्छा सेक्शन 190 हमने देख Yes, लिया, प्रोसीजर रेगुलर ट्रायल आपने देख लिया, सेक्शन 190, 191, 195 देख लिया। अच्छा सेक्शन 195 में आपको दिखा दो, 195, 200 और 203। तो 1.5 घंटा हो गया यार, आप लोग भी थक गए होंगे थोड़े से। 195, अच्छा कुछ ऐसी ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कंप्लेनेंट का होना जरूरी है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या ऑफेंसेस होते हैं। इस 145 भी आ जाता है आपका। अच्छा प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉ अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। जी 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 पूछो अपना। जी जी सर हाँ। रेगुलर ट्रायल का कोई टाइम पीरियड फिक्स है वैसे? नहीं रेगुलर ट्रायल का कोई टाइम फिक्स नहीं है, Okay, रेगुलर ट्रायल का कोई टाइम फिक्स नहीं है। अच्छा एक याद रखना, ये इस पे प्रिंसिपल ऑफ लेचेस अप्लाई होता है क्रिमिनल ट्रायल पे। अगर एक बंदे ने एक ऑफेंस किया है 40 साल पहले, 100 साल पहले, तो आज भी उसकी ट्रायल स्टार्ट हो सकती है। क्रिमिनल ट्रायल इतनी खौफनाक चीज़ है कि आज भी उसकी ट्रायल स्टार्ट हो सकती है अगर पता चले कि उस बंदे ने किया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ लेचेस अप्लाई होती है इसके ऊपर। अच्छा प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स अगर कोई इसकी इन्फ्रिंज करता है तो उसकी प्रोसिक्यूशन कैसे होगी। अच्छा प्रोविजन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, इसका मैं जस्ट बताता हूँ उस पूरे सेक्शन का। देखो अगर लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट को कोई इन्फ्रिंज करता है, जैसे 145 सीआरपीसी 145 जिसे हम कहते हैं अपना एक सॉरी 144 जिसे हम कहते हैं, 144 के खिलाफ वर्जी जो करता है, तो जिसने 144 ना लगाई जब तक वो ना कंप्लेंट करे किसी अदालत में, तो उस वक्त तक अदालत उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। फर्ज करो कि डीसी ने 144 लगाई है, या आपके इलाकों में जो है वो सेक्रेटरी होम लगाता है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है, वट जो भी लगाता है, तो जब तक सेक्रेटरी होम या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लेन नहीं होगी
तो उस वक्त तक उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकती, केस स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा 188 की भी ये सेक्शन 188 के जब तक जो है जो कंप्लेनेंट जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो खुद कंप्लेंट ना फाइल करे तो केस स्टार्ट नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली होता ये है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट खुद कंप्लेंट फाइल करने नहीं जाता, ना ये जरूरी समझाता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कंप्लेंट फाइल करने जाए, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है एपीपी हो, पीपी हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे समझ जाते हैं, वो डीसी के नुमाइंदे होते हैं, चीफ सेक्रेटरी के नुमाइंदे, चीफ मिनिस्टर के नुमाइंदे होते हैं, उनके बिहाफ पे वो पेश होते हैं, ठीक है। ये मेरा मकसद था बताना कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट होगा तो पब्लिक सर्वेंट की ही कंप्लेंट पे एक्शन होगा। अच्छा 203 देख लेते हैं। अच्छा होता तो ये वैसे इस सेक्शन में आपके ख्याल से अमेंडमेंट होनी चाहिए ना, क्योंकि 144 में इतनी ज्यादा वायलेशंस होती हैं, डीसी खुद कंप्लेंट करे या उसका सुपीरियर कमिश्नर कंप्लेंट करे, इट्स इम्पॉसिबल, वो कहां जाके एविडेंस देगा। फिर ये पता क्या होता है, मैं आपको देखो ना, जो एपीपी है पीपी है वो डीसी के बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर देना, डीसी ने खुद तो नहीं जाना ना। ये तो देखो पता क्या हुआ था, ये उस वक्त बना है, ये 1898 में बना हुआ है, उस वक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सिस्टम नहीं होता था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये मेरी होश जब थी, मेरे वालिद साहब उस वक्त थे यार एडिशनल सेशन उस जमाने, लेट ये 90s में आई, 94, 95, 96 में आई ये चीज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की। उससे पहले पुलिस वाले प्रोसिक्यूटर होते थे खुद ही, पुलिस की अपनी प्रोसिक्यूशन बनाने, पुलिस ही प्रोसिक्यूट करती थी। तो उस वक्त ये प्रॉब्लम है, अब तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ गए। उस जमाने में क्या होता था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होते थे, ठीक है जब, और उस वक्त सारी जो क्रिमिनल ट्रायल होती थी ना वो मजिस्ट्रेट करते थे हमारे वाले। उस वक्त ये वाकई इशू था। अब देखो अगर ट्रायल कर रहा है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तहसीलदार कर रहा है या एसी कर रहा है तो डीसी की कंप्लेंट है, डीसी खुद चल के आएगा या क्या होगा प्रोसीजर, वो उस वक्त इशू था। या पुलिस उसके जरिए करती थी, या जरूरी नहीं होता कि एसी डीसी को खुद चल के आ रहा है, वो रिटन कंप्लेंट पे भी काम हो सकता है। सीआरपीसी के अंदर लिखा है 241 के लिखा हुआ है, आखिरी लाइन ये है कि ये जो है ना कंप्लेनेंट का खुद आना या कंप्लेनेंट खुद मौजूद है ना, रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। इसी के अंदर सेक्शन 195 में लिखा हुआ है कि कंप्लेनेंट अगर सरकारी अफसर है तो उसका खुद आना जरूरी नहीं है, रिटन कंप्लेंट भी भेज सकता है। अच्छा दूसरी चीज जो मुझे अभी याद आई आपको बतानी थी कि दो तरह की केसेस होते हैं जिनसे रेगुलर ट्रायल स्टार्ट होती है, कि एफआईआर केस होता है, एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है। एफआईआर केस में 7 दिन बाद चार्ज फ्रेम होता है, प्राइवेट कंप्लेंट में 3 दिन बाद चार्ज फ्रेम हो सकता है। ये दोनों में फर्क है, एफआईआर में 7 दिन बाद, प्राइवेट कंप्लेंट में मिनिमम 3 दिन बाद, ठीक है। अच्छा पोस्टपोन इशू ऑफ प्रोसेस। अच्छा इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है, किसी को समन करना या वारंट करना, ठीक है। अच्छा समन करने, फर्स्ट करो समन हुआ है, किसी बंदे के नाम समन निकला है, अच्छा मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि समन या वारंट निकालने से पहले वो देख ले कि आया है जो इल्जाम लगे ये ठीक भी है, जो कंप्लेंट है ये ठीक भी है, वो पोस्टपोन भी कर सकता है इशू ऑफ प्रोसेस को, यानी कि समन और इसको वारंट को पोस्टपोन भी कर सकता है इसके प्रोसेस को, और किसी जस्टिस ऑफ पीस को, पुलिस ऑफिसर को या किसी और मजिस्ट्रेट को या खुद भी इंक्वायरी के लिए बिठा सकता है कि इंक्वायर तो करो कि बाकी आलू टमाटर टिंडे महंगे बिके हैं, या बाकी इलीगल कटिंग हुई है टिम्बर की, या बाकी बिल्डिंग बाय लॉज के खिलाफ वर्जी, या माइंस एंड मिडल्स के अंदर बाकी कोई इशू बना है। तो पोस्टपोन उस वक्त तक जब तक पता ना चले, एक प्रिलिमिनरी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ना आ जाए उस वक्त तक समन या वारंट जारी नहीं होगा, ठीक है। हाँ अगर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के पास पता चलता है कि ये तो ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ, तो इलीगल किसी बंदे ने कंप्लेंट की है, तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो क्या करे, इसको खत्म कर दे, इसको डिसमिस कर दे, कंप्लेंट को डिसमिस कर दे अंडर सेक्शन 203। तो जो हमारे पास हमें जो लगता है ना, वो क्लास अबान भी हमारे जज भी कहते हैं कि यार तारीख पे तारीख, तो तारीख पे अंग्रेज ने बड़ा बेहतरीन सिस्टम बनाया था 1898 में। कंप्लेनेंट नहीं आया, केस खत्म हो गया, केस उस वक्त भी खत्म हो सकता है जब कंप्लेंट की सतह पे हो, चार्ज भी फ्रेम ना हो, समन भी ना हो, वारंट भी ना हो, इन्वेस्टिगेशन कर ली, इंक्वायरी कर ली, नहीं केस बनता, खत्म हो गया, कंप्लेंट नहीं है, खत्म हो गया, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे खत्म हो गया। इसके अलावा मजिस्ट्रेट किसी भी वक्त समझता है कि ये केस ही नहीं बनता, झूठा केस है, फिर खत्म हो गया। कंप्लेनेंट किसी वक्त केस वापस ले सकता है, प्रोसिक्यूशन किसी वक्त कह सकती है कि केस नहीं चलाना। तो तरीके बहुत, हमारी नीयत ठीक नहीं है, मसला हमारी नीयत हो गया। जब जज की नीयत होगी कि जी केस चलाना है, केस खत्म नहीं करना, जब वकील की नीयत होगी जो मेरा रोजाना जो लगा हुआ है, रोजगार लगा हुआ है, केस खत्म नहीं करना, तो फिर केस कैसे खत्म होगा, ठीक है। तो कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये तो इतना खूबसूरत उसने एक्ट बनाया है, आज भी मैं समझता हूँ कि यार वो कैसे लोग हैं जिन्होंने ये चीज बनाई है, हमने इसका हुलिया बिगाड़ दिया।
बदकिस्मती से जब हमारे पास जीबी के अंदर की सीआरपीसी है इस्लामाबाद में, वो ओरिजिनल सीआरपीसी है जो कि 1972 से चला आ रहा है, 97 और 72 से, उसमें इतनी अमेंडमेंट्स नहीं है। इन्होंने जो 2000 बदकिस्मती से 2001 के बाद जो मजिस्ट्रेसी खत्म किया, इन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया। जो प्री 2001 का है या 1997 से प्री का है या 1972 से प्री का, वो तो बहुत खूबसूरत सीआरपीसी है, उसमें इससे भी ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो वो तो उन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया हर चीज का। अब क्या कह सकते हैं, लंबी डिबेट चली जाएगी। तो बट ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, इसमें किसी का क्वेश्चन? अब मेरे ख्याल में लेक्चर हमारा खत्म हो गया, क्वेश्चंस के लिए 5-10 मिनट हम रख लेते हैं। जी सोहेब। सर आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी जी सर, अक्सर जो मतलब जब आपने मैजिस्ट्रेट का कोर्ट अगर चलाया हो, जी तो जी ये चीज आपने देखी होगी कि जी जी केसेस खत्म ही नहीं होते, प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन है, 2-2 साल। सर मलाकान डिवीजन में कुछ इस तरह के केसेस थे 2-2 साल से चल रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें सर मेन अक्सर वजह ये देखी जाती थी केस की कंटिन्यूएशन की, कि कोरम पूरा नहीं हो रहा जी, कोरम पूरा नहीं हो रहा। वो मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जब शहादत रिकॉर्ड करनी होती है तो क्या, ये सिर्फ बहुत थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है सर, जब शहादत रिकॉर्ड करनी होती है तो किस किस का वहां पर मौजूद होना जरूरी है? जानी मैं इसका बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी जी सर मैं इसमें थोड़ी सी आगे इसमें जी और जी फर्दर वजाहत करता हाँ हूँ। जी अक्यूज्ड का वकील होना जरूरी है क्या? कंप्लेनेंट का वकील मौजूद होना जरूरी है क्या? और साथ ही साथ क्या ये जरूरी है कि आप एग्जामिनेशन इन चीफ, मरकजी बयान और जो जरा है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, वो एक ही डेट पे करें? कभी कभी वो कहते थे कि जी आज हम इसलिए मतलब विटनेस आया हुआ है बट उसका बयान नहीं ले रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी दूसरी पार्टी का वकील नहीं आया हुआ, इसलिए आज हम जरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जरा नहीं कर सकते तो मेन बयान भी नहीं देंगे। और इसी तरह केसेस आगे बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल तो ऐसे मेरा ही। फंडामेंटल बहुत क्वेश्चन अच्छा सिंपली क्वेश्चन। ये है कि जब आपने शहादत रिकॉर्ड करनी है तो किस किस का मौजूद होना जरूरी है? यानी देखो, वो वकील जो दोनों है उनका दोनों का मौजूद होना जरूरी नहीं है। कंप्लेनेंट आ जाता है, एक्यूज तो जाहिर है आएगा ही आएगा। ठीक है, एक्यूज नहीं आता तो उसके तो बहुत खौफनाक इम्प्लीकेशंस आएंगे। जेल में होगा तो वो तो जाहिर है पुलिस प्रेजेंट करेगी, नहीं जेल में होगा नहीं आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, चल के उसके जब्त हो सकते हैं, सेक्शन 88 के अंदर उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। मसला ये आता है, प्रैक्टिकल रीजन ये आती है कि वकील नहीं आता, जैसे आपने बताया प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं आता। ठीक है, वकील नहीं आता, वो कहता है कि जी दोनों वकील होंगे तो फिर मैं जरा करूंगा। देखो, असूली तौर पे वकीलों का आना जरूरी नहीं है, वकील अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर, अगर पार्टीज आती हैं तो वकीलों का आना जरूरी नहीं है। मैं इसका क्या करता था, ये प्रैक्टिकल इशू है जो कि शायद उस जमाने में उनको पता नहीं था कि हमारे इतने चोर लोग हैं, हमारे वकला इतने इस तरह के हैं हजरत, और लोग भी इस तरह के हैं, जान के डिले करते हैं। देखो, उसमें सबसे बड़ी चीज जो मैंने व्हाट्सअप देखी ना, उसमें ये था कि हमारे अपने अफसर भी नहीं बैठते थे, हमारे अफसर भी नहीं बैठे दफ्तर में बैठे, वो वकला कई दफा दोनों आए भी, और प्रोसिक्यूशन विटनेस भी आ गया, एक्यूज भी आ गया, कंप्लेनेंट भी आ गया, एपीपी भी आ गया, लेकिन क्या वो हमारे अफसर नहीं बैठते रहे, वो एविडेंस रिकॉर्ड कराते रहे। फिर वकला कहते हैं कि जी जज के सामने हमेशा एविडेंस रिकॉर्ड होगी, तो जरूरत है। अच्छा, फिर क्या होता है, वकला सबान जो होते हैं डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, एक ये रीजन हो जाती है, उससे कई केसेस लेट हो गए, हमारे अफसरों की सुस्ती। दूसरी चीज है कि वकला ने जान के सुस्ती की, दोनों वकला आपस में कर लेते हैं कि जी तू ना आ, मैं नहीं आता, ठीक है, या तू आ जा मैं नहीं आता, या प्रोसिक्यूशन विटनेस बाहर चला जाता है। ठीक है, मैं अब उसके आपको हल बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहला हम अपनी इस्लाह करें। हम खुद रोजाना कोर्ट में बैठे, मैं कोर्ट में बैठता था, मैं अपनी पूरी कोशिश करता था कि यार, और मेरे दौर में काफी केसेस चले भी, 2-3 साल के केसेस भी खत्म हुए, वकला ने इंटरेस्ट लेना शुरू की। अच्छा, दूसरी चीज, जब प्रोसिक्यूशन विटनेस का ना आना होता तो मैं कहता था कि जी फिर ये विटनेस आप खत्म कर दो, शहादत ना करो, उसकी जान निकल जाती थी वकील की या कंप्लेनेंट की जान निकल जाती थी कि जी ये हमारे विटनेस को खत्म कर रहा है, केस वीक हो जाता था उनका। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैं कहता था वकील नहीं आता तो मैं कहता था जी जो भी पार्टी थे कि यार तुम छोड़ो, दूसरा वकील कर लो। ठीक है, दूसरा वकील कर लो, या चलो तुम लोग बैठो, मैं दूसरा केस सुनता हूँ, फिर तुम्हारा वकील आता था मैं सुन लेता हूँ। तो वो ये चीज है कि अगर आप रेगुलरली कोर्ट्स चलाते हैं और वकील को बताओ कि आप आ रहे हैं। अच्छा, फिर ये मैं जो चीज सबसे बड़ा वेपन था वो, मैं अगर तो कंप्लेनेंट का वकील नहीं आता था या कंप्लेनेंट नहीं आता था, मैं दूसरी तारीख पर उड़ा देता था
कई केसेस मैंने उड़ाए, दोबारा वो दरखास्त गुजारते रहते कि जी दोबारा केस चला दें, बहुत दफ़ा ख़त्म भी हो जाता था। तो अगर पार्टी ही कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन ही इंटरेस्टेड नहीं है, हाँ कई दफ़ा ये होता था एपीपी आ जाता था, कंप्लेनेंट का वकील नहीं आता था, तो मैं कहता था कि कंप्लेनेंट का जो वकील होता है वो एपीपी के अंडर ही एक्ट करता है। बेसिकली कंप्लेनेंट का जो वकील होता है वो स्टेट होती है, एपीपी होता है। मैं कहता था एपीपी वाले को कहता था कि जी तू उसकी रिप्रेजेंट कर ले अगर दूसरे का वकील नहीं आता, ठीक है। तो अगर कंप्लेनेंट का वकील नहीं आता था तो मैं एपीपी को कहता था आपकी जगह काम कर लो। अक्यूज का वकील नहीं आता था तो मैं कहता था कि यार मैं फिर जो है आपकी जो जमानतें जब्त करूंगा, आप इंटरेस्टेड नहीं हो केस को आगे चलाने में, ठीक है ना। तो आप उनको, अगर कंप्लेनेंट नहीं आता था तो मैं वैसे केस खारिज कर देता था, ठीक है। कंप्लेनेंट अपना जो है वो विटनेस से लेके आता था तो मैं कहता था विटनेस को खत्म कर दो, फिर हम इसके अलावा हम प्रोनाउंस कर देंगे। PW1 है, PW2 है, उसके हद तक चलेंगे, PW3-4 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्टर्न रहना पड़ता है तो चीजें हो जाती हैं। वकील करते हैं प्रैक्टिकली, बिल्कुल होगा, वकील करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इतनी लिटिगेशन नहीं लंबी चलती अगर जज इंटरेस्टेड हो। अगर जज काम करना चाहे, जल्दी खत्म करना चाहे, तो मेरा ख्याल है एटलीस्ट मेरी जितनी मैंने मालाकंड में मैंने किया, गिलगित में किया, खपलू में किया, मैंने ये सारा काम किया, अपना द्यामिर में किया, तो और इतने जिलों में मैं एसी के तौर पे रहा हूँ, तो मुझे ऐसा सच को बहुत इशू नहीं है। एक दफा वकला ने किया हो तो मैं कई दफा उन्हें समझाया था कि यार इंसान बनो। स्पेशली केपीके के बालाखंड डिवीजन के वकला बहुत अच्छे थे, वो समझते थे, वैसे भी लाइक थे, और ताउन भी लोग अच्छे करते। केपीके के लोग बहुत ताउन करते थे इस मामले के अंदर। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आपने इसको टैकल करना है, ये इश्यूज तो आते हैं इसके अंदर इसमें जी। और भट्ट साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। ये एक मेन सवाल था जी जी। तो इसमें आपको खुद परसू करना है। कंप्लेनेंट नहीं आता, उसकी कंप्लेंट खारिज कर दो, केस खारिज कर दो। 249A के अंदर फर्ज करो, उसमें आपको पता चलता है कि जी केस बनता ही नहीं है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को नोटिस देके खारिज कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका ये। तीसरा आपको अगर जी प्रोसिक्यूशन को ये विटनेस नहीं आता तो मैं वैसे ही फैसला सुनो 342 के स्टेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। वो डर जाएंगे, लेके आने शुरू हो जाएंगे। अक्यूज अगर अपना नहीं लेके आता, अगर तो वो बेल पे आता है तो उसकी बेल आप खारिज करने लग जाओ, मैं खारिज कर दो उसकी बेल, ठीक है। अच्छा, वो जेल में बैठा रहेगा तो उसको तो वैसे जेल की सजा होती रहेगी, ठीक है। अगर वो छुटा हुआ है तो उसको जाहिर है हर तारीख में आना, 2-3 तारीख तक आएगा अक्यूज, तो उसको वैसी तकलीफ में आ जाएगा कि यार मैं रोजाना, तो बेहतर मैं वकील को भी ले आऊँ। तो सबसे पहले जो है अपने जज को जो है वो एक्टिव होना पड़ेगा। मैंने अपनी जो चीज सीखी है, जब तक जज एक्टिव नहीं होगा चीजें नहीं चेंज होगी, ठीक है जी। बाकी माजिद और कुमार। जी सर, काफी हेल्पफुल था लेक्चर आपका। Yes, sir. हाँ काफी कुछ समझ आ गई है। हाँ, सागर, माजिद, सोएब, भट्ट साहब तो मेरे साथ रहे, मेरे कुलीग रहे हैं, माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा जानते हैं चीज़ों को। अपना सोएब साहब की वजह से काफ़ी जो है रौनक लगी रही है हमारी, जो है ना, अच्छा उन्होंने नहीं हमें सर, मैं तो हैंडल किया चीज़ों को। आपसे इंस्पायर्ड हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ, नहीं नहीं, क्योंकि बड़ी आप मेहरबानी, सब एक दूसरे से पहले तो सीखते हैं। सोएब, सीएसईसी मैं बनी आपसे है, सीख थोड़ा रहा हूँ, शौक रखे, मैं सागर से भी सीख बट रहा हूँ, आप माजिद से प्रॉपर भी सीख सीएसईसी रहा हूँ। ऑफिसर है नहीं यार, बस सर। नॉर्मल से अफसर है यार, बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला। मेरा ये है कि एटलीस्ट हम अपने कुलीग्स हैं, अपने जूनियर्स हैं, हम एटलीस्ट कुछ ना कुछ, हमारे अंदर हर ऑफिसर का कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। मतलब हर बंदे की स्पेशलिटी होगी। मेरी लॉ के अंदर थोड़ी सी हो गई, थोड़ी सी एक और चीज़ों में हो गई, अब कई लोगों की इकोनॉमिक्स में होगी, कई लोगों की जो है वो डेवलपमेंट साइड पे होगी। एटलीस्ट सारे लोग अपनी अपनी चीज़ों को शेयर करें, क्योंकि पीएस में देखो यार, टॉप लोग जाते हैं, चाहे पंजाब से हो, सिंध से हो, केपी से हो, बलूचिस्तान से हो, जीपी से हो, एजेके से हो, टॉप ऑफ द लाइन ऑफिसर जाते हैं। तो हमें किसी से पीछे नहीं होना चाहिए। और जो ऑन स्लॉट शुरू हुई भी है इनकी पीएमएस वालों की, या जो कुछ भी है, अल्लाह ताला इनसे मुकाबला करने का जो है ना हमारे इख्तियार दे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मेरे भी अपने इश्यूज आ जाते हैं कई दफा, कि हम लोग शायद थोड़ा सुस्त पड़ जाते हैं कई दफा अपनी मजबूरियों की वजह से, या कुछ वैसे भी कई दफा हम अपने और बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन एटलीस्ट हम इस काबिल हों कि अपने जूनियर्स को, अपने कुलीग्स को, जो भी हमें नॉलेज हासिल हुआ है केपीके से, जीपी से, पंजाब से, तो हम अपने बाकी जूनियर कुलीग्स को, अपने साथियों को एटलीस्ट कुछ ना कुछ चीज़ हम दे सके। हम में से हर बंदे के पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज है, हर बंदे के पास स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं, तो नॉलेज शेयरिंग से ही नॉलेज बढ़ता है, मैं ये समझता हूँ। इसलिए आपका आइडिया था। बाकी आपने इसके अलावा भी कोई बात करनी हो, सागर और माजिद जो है ना हमारे छोटे भाई हैं दोनों, तो सागर कोई माजिद, तो आप लोग छोटे भाई हो यार, आपको वेरी वार्म वेलकम टू पीएस फ्रेटर्निटी। तो बड़ा आपने नाम सुना होगा पीएस का यार, ग्रुप अभी भी अच्छा है, ठीक है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, तो दिल से नहीं घबराना नहीं है हालात से।
तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे इसके अंदर। और आमीन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने निकाला। खुश रहो। हो सकता है मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था, मे भी शायद मेरी कुछ चीज़ें या सोहेब आपकी कुछ बातें या माजिद या सागर आपकी कुछ बातें हो सकता है बाकियों के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो इसी से लेके हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलो जी, थैंक यू जी आप सबका आने का, आपने सबने टाइम दिया मुझे। ठीक है, थैंक यू जी। रिकॉर्डिंग थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सागर, थैंक यू माजिद, थैंक यू सोहेब। थैंक यू सर, सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सागर। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह थैंक यू हाफिज़ वेरी जी, मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।